हाँ जी, कितना कर लिया था हमने? सेक्शन 2 कर लिया था हमने कंप्लीट, ठीक होगा। ठीक है। हमने मोटा मोटा जो आर्बिट्रेशन जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव किए थे हमने। ठीक है जी, एक केस लॉस के थ्रू भी हमने कर लिए। अच्छा, फिर हमने इंट्रोडक्शन जो बेयर एक्ट में लिखा है उससे भी हमने देख लिया। ठीक है जी। चलो आगे छोड़ दो तीन चार को। एक्शन जुडिक्शन इंटरवेंशन छोड़ दो, सीधा चैप्टर 2 पे आ जाओ, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखो, आपको एक बार थोड़ा सा मैं विजुलाइज करवा देता हूँ कि भाई क्या प्रोसीजर है। देखो सिस्टम किस हिसाब से काम करता है। दो पार्टी बना लें, ए और बी, दो पार्टी बना लेते हैं। ठीक हो गया? सही। चलो, हम बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। मैं एडीआर नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है ना, एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं बता रहा। ठीक है ना। आप इसको जो अदरवाइज मीन्स है एडीआर के, जैसे मीडिएशन हो गया, कॉन्सिलिएशन हो गया, लोक अदालत हो गया, ठीक है जी, और आर्बिट्रेशन के बीच में क्या फर्क है बेसिकली ये देख रहे हैं अभी हम। ठीक है ना। अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है तो किस हिसाब से चलती है। देखो, नंबर वन तो ये ध्यान रखना, जनरली जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है, लिख दो एपी। ठीक है ना। जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर से नहीं होती। यानी कि यह जनरली पार्टीज के ऑप्शन पर होता है। ठीक होगा, जनरली की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट आपको आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता ना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन सिर्फ किंतु परंतु बिल्कुल जनरल आपको बात बता रहा हूं, पार्टीज के ऑप्शन पर होता है। यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया है। ठीक है। अब डिस्प्यूट के लिए ये कोर्ट में नहीं जाना चाहते। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं लेमैन की बात करूं, ठीक है ना, या फिर हम बिल्कुल लेमैन समझ से अगर डिस्कस करें या बात करें, तो कोर्ट कचहरी आते बोझ पड़ जाता है ना। आज भी हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं, कोर्ट कचहरी को ठीक नहीं मानते, किसी भी एस्पेक्ट में कोर्ट कचहरी को ठीक नहीं मानते। सही हो गया। सही। तो ठीक है भैया, ये कोर्ट नहीं जाना चाहते, सीधी सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया। ठीक है ना, ये जरा एग्रीमेंट वर्ड को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है ना। एक बार ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मेरे से पूछना कि एग्रीमेंट का इलस्ट्रेशन बताओ। ठीक है ना, फिर वो बताएंगे, फिर वो पूरी पिक्चर पूरी हो जाएगी, फिर इस पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ये आपस में एग्रीमेंट बनाएंगे। क्या एग्रीमेंट बनाएंगे कि देखो जी, हमारे बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ या झगड़ा हो गया, तो हम पहले कोर्ट नहीं जाएंगे, यानी पहले कोर्ट ना जाकर आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ठीक है। आर्बिट्रेटर के सामने जाएंगे और उससे रिड्रेसल लेंगे, उससे समाधान करवाएंगे। ठीक है। सिंपल है। चल, सही। ये पार्टीज ने अपने आप बीच में एग्रीमेंट बना लिया। सिंपल। ध्यान रखना, एग्रीमेंट की शर्त क्या है, एग्रीमेंट की शर्त ये नहीं है कि हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। अगर एग्रीमेंट की शर्त ये है कि हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, यानी कोर्ट का जुरिडिक्शन ही खत्म कर रहे हैं,
फंडामेंटल राइट टू गो बिफोर कोर्ट या फिर टू टेक द शेल्टर ऑफ लॉ, ये ही खत्म कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये तो एग्रीमेंट ही void है। ठीक हो गया, ये एग्रीमेंट void हो जाएगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ कि भाई कोर्ट में तो जब जाएंगे जब आर्बिट्रेटर का फैसला नहीं समझ में आ रहा है, हम शुरुआत में कोर्ट ना जाकर हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ठीक हो गया, सिंपल। ये पॉइंट क्लियर, ये इलस्ट्रेशन क्लियर। अब एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। मैं ये वॉइड काट देता हूँ, बोलोगे ये वॉइड क्या है। देखो इसमें भी वही पार्टी बना लेते हैं, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। डन, सही। चलो, दो बंदे हैं। देखो आर्बिट्रेटर के जो एग्रीमेंट होते हैं वो जनरल कोर्ट्स में बनते हैं। हमारे पृथ्वी लोक पर एक ऐसी ऐसी फील्ड है, एक ऐसी मतलब धंधे की एक ऐसी ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर आर्बिट्रेटर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो स्पेसिफिक बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों के दोनों जो हैं, ये कौन है, ये कॉरपोरेट में काम करने वाले बंदे हैं। ठीक है, दो कॉरपोरेट हाउसेज लगा लो आप। ठीक हो गया, चलो अपन देखो, दो कॉरपोरेट हाउसेज हैं ये। ठीक है ना, ये फलाना लिमिटेड कंपनी है, ये फलाना लिमिटेड कंपनी है, अलग अलग। ठीक है ना, देखो जब कॉरपोरेट हाउसेस मिलकर जब बात करते हैं आपस में, कोई भी कम्युनिकेट करते हैं या फिर कोई भी धंधा वगैरह करते हैं, ठीक हो गया, सिंपल है। तो कैसे करते हैं, कागज पे उतारते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल इनको टर्म्स एंड कंडीशन टीएनसी लिखनी पड़ेगी इनको। यस नो, लिखने ही पड़ेंगे इनको, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट जो एग्रीमेंट्स होते हैं बड़े भारी भारी एग्रीमेंट होते हैं भाई साहब। जब आप जैसे लॉ के स्टूडेंट हो तो इवन कॉर्पोरेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग का पूरा कोर्स करवाते हैं आजकल प्राइवेट वाले। ठीक है ना, बहुत भारी सैलरी होती है। जो बड़े बड़े एग्रीमेंट और बड़े बड़े जो क्या एग्जैक्ट वर्ड है, एक तो एग्रीमेंट हो गया और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के बड़े बड़े एग्रीमेंट्स आते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बना दिया, उसका ड्राफ्ट अगर किसी कंपनी को समझ में आ गया, पसंद आ गया, तो एक ड्राफ्ट के 30 से 40 या 50 से 60 लाख होते हैं, एक ड्राफ्ट ड्राफ्ट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया इनकम होती है, कमाते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जगह पे काम होना है। ठीक है जी, अब उस जमीन के बारे में भी लिखना पड़ेगा, जो जो धंधा कर रहे हैं उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, अब धंधे के जो राइपरकेशन है वो भी लिखना पड़ेगा। लेट से अब वो क्या है, कोयले का काम करते हैं, भाई कोयले से तो बारूद भी बन सकता है। ठीक है ना, तो पहले ही रोकना पड़ेगा कि जी हम बारूद में डील नहीं करेंगे, तो कोई भी कंपोजिशन ऑफ बारूद नहीं कराई जाएगी। यानी अगर कोयला चुनते समय या कोयला निकालते समय बीच में से गंधक निकल आई तो हम अलग हो जाएंगे वहां से। ठीक हो गया, है ना। कल को मान लो एक आदमी एक काम करता करता 10 काम करने लग गया, कल को तो राइपरकेशन फंस जाएगा। यस नो, सिंपल है। तो ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे, या मैं सिंपल बोल दूं एग्रीमेंट बनाएंगे अपना, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेंगे। ठीक हो गया, और एक क्लोज उसके अंदर मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट के अंदर, क्या कि जी इन केस यदि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया सिविल नेचर। ठीक, सिविल नेचर की डिस्प्यूट की बात करें, क्योंकि मान लो अगर क्रिमिनल हो गया तो सीधा वो तो एफआईआर कटनी है, वो तो ना तो प्लेंटिफ की इच्छा से काम करेगा स्टेट, ना ही डिफेंडेंट की इच्छा से काम करेगा, ऑटोमेटिक एफआईआर कटनी होगी। डन। तो कोई भी सिविल डिस्प्यूट होगा ना जी, तो हम जो है पहले कोर्ट ना जाकर आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ठीक हो गया, सिंपल है, समझ आ रहा है ना।
क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, प्लेंटिव क्या बोलेगा, देखो भैया ऐसा है, हम तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसते नहीं। कोर्ट कचहरी जाने का मतलब ये है कि एक दिन गया, महीने का एक दिन गया, अगले महीने का एक दिन गया, साल के भाई 30 दिन चलेगी, एक महीने के अंदर तो मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, मैं खराब थोड़ा ना करूंगा, मेरे पास समय नहीं भैया। ठीक है ना, मेरे साथ अगर एग्रीमेंट करना है आपको तो भैया आर्बिट्रेशन का क्लोज है, उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। ये जो एग्रीमेंट बना है दोनों पार्टी एग्जीक्यूट करेंगी, प्लेंटिव भी साइन करेगा इसके ऊपर और डिफेंडेंट भी साइन करेगा, यस नो। ठीक है ना, पार्टी टू दी एग्रीमेंट है, दोनों को दोनों साइन करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सिंपल हिसाब किताब है, डन। क्योंकि देखो जी हमारे पास समय, चलो ठीक है जी, दोनों पार्टीज ने साइन कर दिए, आर्बिट्रेशन क्लोज के ऊपर साइन हो चुका है, ठीक हो गया। अब दिक्कत ये आएगी, लेट से इनके बीच में असल में डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक हो गया। लेट से एक डेढ़ साल के बाद, दो एक साल के बाद सच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो जाने के बाद क्या सीन होता है, चलो भैया अब आर्बिट्रेटर के पास चलते हैं। आर्बिट्रेटर कौन है बट वो, ठीक है ना, तो आर्बिट्रेटर अब अपॉइंट करना पड़ेगा, यस नो, अपॉइंट करना पड़ेगा वो। फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, यानी दोनों पार्टीज पहले से ही एग्रीड है, सही। तो क्या करेंगे, दोनों अपनी अपनी इच्छा से पर्सन्स या फिर नेम्स फिट टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर, ठीक है जी, अपनी अपनी तरफ से नाम देंगे और किसी एक या दो या तीन व्हाट्सएवर, ठीक है ना, एग्रीड ऑन हो जाएंगे, एग्रीड अपॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल है। हाँ बिल्कुल, वो तो इच्छा है अपनी, ठीक है ना, प्लेंटिव डिफेंड दोनों की, दोनों को हामी घर भरनी पड़ेगी, आर्बिट्रेशन के लिए क्लोज के लिए भी हामी भरी है। आर्बिट्रेटर कौन सा, मान लो अगर एक के ऊपर ही सहमति बन गई है, ठीक है ना, तो एक हो जाएगा, लेट से नहीं बन गई तो कोई बात नहीं, तो दो दो हो जाएंगे, क्या टेंशन। सैलरी भी तो दोगे उनको, ये पार्टी देगी, कोर्ट नहीं देगा ना, स्टेट की जिम्मेदारी पार्टी को ही देनी पड़ेगी, बड़ी भारी सैलरी होती है, ठीक है ना, सही। अब फिट टू बी पर्सन, फिट टू बी अपॉइंटेड एज एन एडवोकेट, फिट टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर कौन होगा, जैसे कंडीशन बना रखी है भाई, देखो नंबर वन, एक तो देखो एलएलबी होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर कोई कंडीशन बना दे ले भाई एलएलएम तो होना ही चाहिए भाई, पीएचडी, जो भी कंडीशन है, ठीक है ना। एक और कंडीशन बना दी क्या, कि भाई आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस करता हो, आजकल तो बड़े बड़े जो है फॉर्म्स बन चुकी हैं देश के अंदर जो आर्बिट्रेशन का ही काम करती हैं, उन सीनियर्स के पास तो इंटर्न करने का भी मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, आर्बिट्रेशन का जो काम है ये ठेके पर लेकर किया जाता है, जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, कल को जैसे आप कंपनी कंपनी में काम करने जाए कोई बच्चा, तो होता क्या है, वो आर्बिट्रेशन क्लॉज के ऊपर साइन करवा लेंगे, उसको अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर ही साइन करवा लेंगे, ठीक है ना, कि भाई अगर जो एम्प्लॉइंग कंपनी है जो तेरे को नौकरी दे रही है और तेरे बीच में यदि कुछ झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट में नहीं जाएंगे हम, तो भैया आर्बिट्रेशन में जाएंगे, आर्बिट्रेटर जो है कंपनी की पसंद का होगा, ये पहले ही साइन करवा लेते हैं, ये मैंडेटरी क्लोज होता है, ठीक है जी। लेट से हुआ क्या, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, टाटा इंडस्ट्रीज के जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक हो गया। तो अब सीन क्या हुआ, उसके अंदर तकरीबन कितने 10 लाख जो थे एम्प्लॉयज थे उसके, ठीक है, इस इंडस्ट्री के 10,000 जो एम्प्लॉयज थे उनका झगड़ा हो गया है नौकरी को लेकर या टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर झगड़ा हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, आर्बिट्रेटर आएगा, वो पर फाइल का ठेका लेगा वो, ठीक है ना जी, एक फाइल निपटाने का 10,000 रुपये, ठीक हो गया। अब वो सुबेरे बैठना शुरू करेगा, दिन में 10 फाइल निपटाएगा डेली का, इस हिसाब से, या पूरी अगर टीम है तो दिन की 100 फाइलें निपटाएंगे, व्हाट्सओवर जिस जिस भी हिसाब से होगा उनका ठेका, ठीक है, उस हिसाब से वो काम करके पैसे लेकर अपना चले जाएंगे, पूरा माहौल
मतलब पूरा माहौल बना के रखते हैं, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में आना, टाई टुई लगाना, ठीक है जी। सामने वाले को लेमन को लगेगा, ले भाई जज तो यहीं आ गया, कोर्ट तो नहीं है, आराम से बात करो, आराम से बात करो, ठीक है। पूरा माहौल तैयार करके रखते हैं, ठीक है जी। पूरी सिक्योरिटी विक्योरिटी लगा देते हैं कि भाई जज आ रहा है, ठीक है ना, आर्बिट्रेटर आ रहा है, अवार्ड कर दिया तो वही कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट फटाफट सुनता है सामने वाले की, हाँ जी बताओ जी क्या दिक्कत है। बोले जी इन्होंने मेरे से जो है ये बोला कि भाई 50,000 रुपये सैलरी देंगे, अब ये 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, क्या करें, ये तो फ्रॉड है, ठीक है जी। बोलेंगे हाँ जी दिखाओ अपॉइंटमेंट लेटर, दिखाओ अपॉइंटमेंट लेटर में 20,000 रुपये साइन कर रखे हैं। अब आर्बिट्रेटर तो जो डॉक्यूमेंट लिखा है वही देखेगा, अरे भैया 20,000 रुपये साइन कर रखे हैं तुमने, जी बताया तो ये था, बताने की बात रहने दो, आपके पास कोई कागज है तो बताओ, मैं तो कागज देखूंगा, आप तो क्या पता क्या कह दोगे, मुझे तो है, ठीक हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट है जी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो जी 20,000 ही है आपकी सैलरी, बताओ आपको काम करना है, ठीक है, वरना कोई टेंशन नहीं है, आप रिजाइन डालोगे या फिर कंपनी आपको निकाल देगी। ठीक है जी भाई 20,000 रुपये, ठीक है जी हो गया, चलो रिकॉर्ड करो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, फ्री हो ना जी आप, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं आपकी, कल को फिर बोलोगे ऐसी बात हुई थी वैसी बात हुई, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया आप, हाँ जी करवा लो, फटाफट रिकॉर्ड करो भाई, चल भाई फाइल कंसाइन, खत्म करो फाइल, 10,000 बन के टाक नेक्स्ट, हाँ जी तेरा क्या इशू है, ठीक है। या कई बार कंपनीज में क्या होता है, जैसे 10,000 क्लेम्स आए हुए हैं, 10 में से 1,000 क्लेम एक टाइप के, 2,000 क्लेम एक टाइप के, 3,000 क्लेम एक टाइप के, नंबर लगा के एक बार में फैसला कर देते हैं, ठीक हो क्या, सही, दोनों पार्टी मिलकर फैसला करेंगी, सही, क्योंकि फीस देने का काम दोनों पार्टीज ने ही यानी कंपनी ने ही करना है, सीधा सिंपल सिंपल सा काम है, ठीक है जी। वो अपॉइंट कर लेंगे, अपॉइंट करने के बाद पूरा का पूरा कोर्ट बैठेगा, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बोलेंगे बट उसको ध्यान रखना, ठीक है जी। क्या उसके पास पावर है कि वो एंटरिम ऑर्डर्स कर सके, यस, कल ही पढ़ा हमने, ठीक है जी। अब उसकी जजमेंट को क्या कहेंगे, उसकी जजमेंट को जजमेंट ना कहकर उसको अवार्ड बोलेंगे, आर्बिट्रेशन या फिर आर्बिट्रेटर अवार्ड, ठीक हो गया, सही, चलो आगे आ जाओ, अपने को समझ में आ गया मोटा मोटा, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस सीधा सिंपल सा ये है कि जनरली जो होता है पार्टीज अपनी सुविधा से आर्बिट्रेटर के पास चले जाते हैं, कोर्ट को पूरे तरीके से अवॉइड कर देते हैं, ठीक हो गया, सिंपल है। देखो अपन बेसिकली जो है ना डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। आर्बिट्रेटर एक ऐसी संस्था होती है, फिर आर्बिट्रेशन एक ऐसी संस्था होती है जिसमें हम कोर्ट ना जाकर, यानी कोर्ट के बाहर, ठीक है ना, कोर्ट किसको कह रहे हैं, कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये कोर्टों के अंदर हम जाते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, ठीक है जी, वहां ना जाकर, ठीक है ना, पर्सनल लेवल पर, ठीक है जी, यानी पार्टीज जो है अपने पर्सनल लेवल पर एक आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट कर लेती है अपनी सुविधा से अपने लिए, ठीक है जी, और उसको बिठा लेती है और दोनों पार्टीज एग्रीड हो जाती है कि जो भी ये फैसला लेगा, ठीक है जी, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक हो गया, ठीक है जी। मोटा मोटा तो हो गया, मैं आपको जो डिफरेंशिएशन बता रहा था एडीआर से, एडीआर में तो क्या है कि बेसिकली कोर्ट में जाना पड़ेगा पहले आपको, कोर्ट में फिर जो जस्टिस साहब है या फिर जज जज साहब है वो बोलेंगे आपको कि ठीक है जी मैं मीडिएशन की डेट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हस्बैंड वाइफ का जैसे झगड़ा होता होता है आजकल, मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं उसके अंदर मैंडेटरी होता है, मीडिएशन करवाता ही करवाता है एक बार जज, चाहे इनका आपस में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो रहा हो पति पत्नी का, ठीक है ना, कोर्ट के सामने ये लड़ते हो या कोर्ट के सामने ये ना लड़ते हो, ठीक होगा जी, कोई भी केस हो, सिंपल, इवन जैसे 13B की अगर फाइल है, अगर मान लो म्यूचुअल डाइवोर्स की भी इवन पिटिशन वगैरह डलती है तो उसके अंदर भी जो है कोर्ट एक बार मीडिएशन में भेजेगा, मीडिएशन भेजने का मतलब क्या होता है, मीडिएशन भेजने का सिर्फ एक तात्पर्य होता है क्या, कि भैया जाओ एक बार बैठ के बात करो आपस में, ठीक है ना, अगर कुछ सुलझाड़ा हो सकता है, कुछ सेटलमेंट हो सकती है तो कर लो, ठीक हो गया, ये कोर्ट भेजेगा आपको, ठीक है ना। लेट्स से कोर्ट मीडिएशन सेंटर ना भेज के आपको कॉन्सिलिएशन के लिए भेज दे, ठीक है ना, जज साहब को समझ में आ गया कि ये प्लेंटिफ जो है ये थोड़ा सा शिकायती है मन से,
ठीक है ना, तो ये जनरल शिकायत करने के लिए आया है, इसको तो कॉन्सिलिएशन चाहिए बस, इसको नहीं चाहिए न्याय। ठीक है ना, भाई बिठा ले भैया इसको, ठीक है ना, वो एडीआर सेंटर में उसको भेज देंगे दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टीज आ जाएंगी, ठीक है जी, ये अपना कह लेगा जो इसको कहनी है, सामने वाला पार्टी का बंदा भी कह लेगा जो इसको कहना है, कॉन्सिलिएशन हो जाएगा उनके बीच में, ठीक है जी। ऐसी लोक अदालत है, ठीक है ना, एक परमानेंट लोक अदालत रहती है, एक ऐसी लोक अदालत होती है जो बेसिकली हर जो, हाँ हर हर हाँ 2 बार, कम से कम 2 बार तो होती है, ठीक है ना, कम से कम 2 बार तो रहेगी। वरना इवन इतना भी प्रावधान है कि मान लो अगर बिजनेस ज्यादा है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी तहसील के अंदर, तो कोई बात नहीं, वहां हर महीने भी लग सकती है, ठीक है ना, क्या करो, है ही केस इतने सारे। सिंपल, एक परमानेंट लोक अदालत है, वो तो बैठी इसी काम के लिए। परमानेंट लोक अदालत में जाओ या अदरवाइज लोक अदालत में जाओ, जज साहब आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, सिंपल इतना बोलेंगे, भाई देखो परमानेंट लोक अदालत में या फिर लोक अदालत में आओ, आप सीधा सिंपल सेटलमेंट की बात करो, अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो फिर नॉर्मल कोर्ट है वहां जाओ, ठीक है ना। इस कोर्ट में यदि आए हो तो आप सिंपल ये बताओ कि कितने में मानोगे, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट से भी हो सकता है, भाई कोर्ट अपॉइंट करके दे दे आपको आर्बिट्रेटर, डन। लेकिन आर्बिट्रेशन के लिए वस्तुतः आपको कभी भी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन किंतु परंतु पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक हो गया। लेट्स से बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले के लेवल पे मैं एक बड़ी छोटी सी कंपनी हूँ, ठीक है ना, और आप भी एक छोटी सी कंपनी हो, आप अपना अलग काम करते हो इसी सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं अपना अलग काम करता हूँ सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिंपल है। हमारा और मेरा और आपका झगड़ा हो गया, ठीक है जी, पहले कोई एग्रीमेंट था ही नहीं क्योंकि छोटा मोटा काम करना है हमने, ठीक है ना। तो क्या है, हम फिर भी ये चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी ना जाके आर्बिट्रेटर से काम करवाने, तो हम सीधा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाएंगे। आर्बिट्रेटर कौन बनेगा इसके अंदर, कोई वकील बनेगा। जज साहब क्या बोलेंगे, भाई फलाने चैम्बर में चले जाओ, ठीक है ना, या फिर जज साहब को बुला देंगे, हाँ जी, जज साहब करो, वकील साहब को बुला देंगे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वकील, थर्ड पर्सन, ना प्लेंटिफ का एडवोकेट ना डिफेंडेंट का एडवोकेट, ठीक है ना। सिंपल, जो भी पैनल होता है कोर्ट के अंदर, उस पैनल में से एक एडवोकेट का नाम सजेस्ट कर दिया जाएगा दोनों पार्टीज को, हाँ जी देखो जी, उनको कर दे अपॉइंट, बोले जी कर दो, किसी को भी कर दो, हम तो किसी वकील को नहीं जानते, ठीक है ना। अब वकील को बुलाया जाएगा, वकील साहब को जज साहब बोलेंगे, हाँ जी देखो आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया है, आप इनके बीच में आर्बिट्रेशन करवा दोगे, हाँ जी करवा देंगे। डायरी फ्री है ना आपकी, बिजी तो नहीं हो, नहीं जी मेरी डायरी फ्री है फिलहाल 15 दिन तक के लिए, ठीक है जी, आर्बिट्रेशन करवाओ इनका, जो भी आपका अवार्ड हो इनको कम्युनिकेट कर दो आप, ठीक है, ठीक है चले जाओ, डन। सही क्यों है ऐसा, क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट की तरफ मुंह करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल, मैं एक बहुत बड़ी, मैं लेट्स से मैं टाटा कंपनी, आप रिलायंस कंपनी, अगर हम आपस में मिल बांट कर कोई भी काम धंधा करेंगे, कोई भी बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हम एग्रीमेंट बनाएंगे, है ना। बड़े लेवल का काम है, करोड़ों रुपयों का काम है, छोटी सी बात की अगर मना कर दी तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज को लिखने की हैबिट डालते हैं जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, ठीक है जी। लिख लिया क्योंकि एक एग्रीमेंट है हमारे पास, सिंपल, तो आर्बिट्रेशन में चले जाओ, डन। इस पॉइंट से हम अब बेरक्ट में जंप कर जाते हैं, देख लो जरा, चैप्टर 2, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, सेक्शन 7, ठीक है, ये पीछे है आपके पास, लेट ले, ले। ठीक हो गया। देखो जी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट चैप्टर 2 में आपको बताया जा रहा है आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट क्या है। इन दिस पार्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज, क्या मतलब होता है, एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन, ठीक है जी, एग्रीमेंट है बिटवीन और बाय द पार्टीज, और किस लिए होता है कि सबमिट करते हैं किसको, आर्बिट्रेशन को, सारे के सारे, अंडरलाइन ऑल, और को सर्कल कर लेना, या फिर सर्टेन डिस्प्यूट, या तो सारे के सारे झगड़े भैया, या फिर सर्टेन झगड़े, कुछ स्पेशल झगड़े, विच हैव अराइजन, जो कि उत्पन्न हुए हैं, और विच में अराइज, या फिर जो उत्पन्न हो सकते हैं, बिटवीन देम, दोनों के बीच में, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, यस, ये बार बार वर्ड आ रहा है लीगल रिलेशनशिप, ठीक हो गया। आओ जरा एक बार रिलेशनशिप समझ लेते हैं। आओ, आपके वो बाबूजी कहाँ, बाबूजी कहाँ गया,
अच्छा छोड़ने आए थे क्या? और बाहर मत खड़े रखना उनको, बुला लेना आप अंदर। चलो ठीक। देखो जी, वैसे हाँ, रिलेशन का क्या मतलब होता है भाई? क्या बोलते हैं रिलेशन को? रिश्ता, यस बिल्कुल सही बात है। रिश्ते दो प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो, एक तो आपके ब्लड से होते हैं, ठीक है जी। दूसरा रिश्ता लॉ से होते हैं, ठीक है। जल्दी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जीनस और स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैरिज, ब्लड अडॉप्शन, ये बताने की आवश्यकता नहीं। असल में रिश्ते दो प्रकार के होते हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि हम इंग्लिश लॉ ही पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके हिसाब से दो ही प्रकार के रिश्ते होते हैं। ब्लड समझ गए, ठीक है ना। कोई नहीं कह सकता तू प्रूव कर, ये तेरा सगा भाई, प्रूव कर, प्रूव कर सगा भाई है। ब्लड से ना मम्मी है प्रूव करने के लिए, ना पापा, दो नंबर के। यस नो? भाई ब्लड रिलेशन है, मेरा सगा भाई मैं बोल रहा हूँ, सही। चलो, अच्छा सगी पत्नी भी होती है क्या? सगा पति, सगी पत्नी। ध्यान रखना, जब हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं, या फिर जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसकी बात करते हैं, इवन मुस्लिम मैरिज एक्ट उसकी, या फिर जो जूइश मैरिज एक्ट, कोई भी, हिंदूज को छोड़कर, कौन पति है कौन पत्नी है ये लॉ डिसाइड करता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, एक तो हो गया असली फादर बाय ब्लड, एक होता है फादर इन लॉ, मैं बोलूं हस्बैंड इन लॉ, ये एक वर्ड है, ठीक है ना। हस्बैंड का मतलब, अगर आप इंग्लिश लॉ की बात करोगे, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात करो, तो हस्बैंड का मतलब हस्बैंड इन लॉ ही होता है, जिसके साथ संसर्ग जो है लॉ ने परमिट करके रखा हुआ है। डन, सही। ऐसे ही वाइफ, ठीक हो गया जी, वाइफ इन लॉ, यस। अच्छा, जो वाइफ है उसकी बहन को क्या कहेंगे? हस्बैंड के भाई को ब्रदर इन लॉ। सिंपल हो गया हिसाब किताब। लॉ बता रहा है आपको कि किसके साथ क्या रिलेशन है। चलो, इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। दो पार्टी है भैया, एक का नाम पी है, एक का नाम डी है, ठीक है जी। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये शादी से बंधे हुए हैं आपस में, ठीक है जी, ना ही इनका कोई ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये एक कंपनी है, पी एक कंपनी है, डी एक कंपनी है, ठीक हो गया। ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेना देना करते हैं, तो ये क्या करेंगे? एग्रीमेंट बनाएंगे, इनको बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया, एग्रीमेंट बनाएंगे, दोनों पार्टीज यानी पीबी और डीबी उसको एग्जीक्यूट यानी साइन कर देंगे, है ना। एग्रीमेंट को साइन करना जरूरी होता है। डन। देखो, कोई रिश्ता इनका, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन लेट्स से इस एग्रीमेंट का नाम है सेल एग्रीमेंट। बोल दूं, रैंडमली हमने नाम उठा लिया, इस एग्रीमेंट का नाम है सेल एग्रीमेंट। यानी इस सेल एग्रीमेंट के अंदर एक बेचदार है, बेचने वाला है, तो एक खरीदार भी है। यस, ठीक है ना। यानी एक, क्या विक्रेता बोलते हैं ना, एक विक्रेता है, बेचने वाला ना, एक क्रेता खरीदने वाला, बायर, ठीक है ना, सेल करने वाला सेलर। डन। अब किसने बनाया भाई ये रिश्ता? लेट्स से ये जो है जमीन बेचने वाला है, क्या इसको किसी भी सूरत में बायर बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि लॉ ने बता दिया है कि इस रिश्तेदारी के बीच में ये जो लीगल रिलेशन अराइज हुआ है इन दो पार्टीज के बीच में, इसमें सेलर कौन है और बायर कौन है, लॉ ही बताता होता है।
ठीक हो गया, समझ गए इसको? यानी लीगल रिलेशनशिप रहेगी, उनके बीच में कोई ब्लड मैरिज वाली रिलेशन नहीं है, ब्लड अडॉप्शन मैरिज वाली रिलेशनशिप नहीं है। कैसी है? लीगल रिलेशनशिप है। यानी उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट कानूनन वो एक दूसरे के साथ रिश्ते में, संबंध में आ गए। डन हो गया? चलो आगे आगे दोबारा से पढ़ देता हूँ। इस पार्ट में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट जिसके द्वारा पार्टीज वो सबमिट कर देती हैं। सबमिट का मतलब होता है वो सरेंडर, लाइक समर्पण। ठीक है ना? आर्बिट्रेशन के सामने सभी के सभी, या कुछ स्पेशल जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, सिर्फ वो विच हैव अराइजन, जो कि अराइज हुए हैं, जो उनके बीच में उत्पन्न हो चुके हैं, या फिर विच में अराइज, जो कि उत्पन्न होने हैं, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफ ए डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। यस, डिफाइंड है वो लीगल रिलेशनशिप। अगर सेल एग्रीमेंट है तो एक सेलर एक बायर। ठीक हो गया? सिंपल। वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, ठीक है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट से जनित हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन? सिंपल। क्योंकि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है ना? सही, आगे आ जाओ। 7 का 2 क्या कहता है? एक आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन। ठीक है जी, वो आर्बिट्रेशन फॉर्म के जरिए भी हो सकता है। कैसे? आर्बिट्रेशन क्लोज आ जाए किसी एग्रीमेंट में, इन अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट, या फिर सेपरेट एग्रीमेंट बन जाए। बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने, या फिर लेट्स से हम बहुत बड़े बड़े बंदे हैं, हमारे शहर का, अपना शहर छोटा सा है और हम सबसे अमीर आदमी हैं, हमारे पास इतनी इतनी वो नहीं है कि भाई हम किसी आदमी से जाके मिले। हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी काम करते हैं, ठीक है ना? हमने जो है एडवोकेट की पूरी फौज लगाई हुई है, हमारा लीगल का सारा वो काम संभालते हैं। ठीक है ना? मान लो मैं, अब मैंने आपके साथ डील करना है, ठीक है ना, तो मैं अपने एडवोकेट को कॉल करूंगा, ठीक है ना, भैया डील करनी है, एग्रीमेंट बनाना है, ठीक है, फलानी कंपनी से संपर्क कर ले, ये ले नंबर। ठीक है जी, अब वो तुम्हारे पास कॉल करने की बजाय जो तुमने जो नंबर दिया होगा जिस बंदे का, तुम्हारा का जो लीगल का बंदा होगा उससे बात करेगा। ठीक है ना? फिर एग्रीमेंट बन जाएगा। उस एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लोज डल जाएगा। लेट से, क्योंकि छोटा शहर है भाई, भूल गए, इतने बड़ी एडवोकेट नहीं है लेट से इस शहर में, ठीक है ना, तो क्या हुआ, भूल गए। एग्रीमेंट जो था हमने वो तो फाइनल कर दिया, बाद में समझ में आया भाई इसमें आर्बिट्रेशन का तो क्लोज ही नहीं है, तो कोई बात नहीं जी, अब बना लेते हैं। इसको सेपरेट एग्रीमेंट या फिर सप्लीमेंटल एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया? एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग। यस, ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट चाहे ओरिजिनल हो या फिर सब्सीक्वेंट हो, ये आपको राइटिंग में ही करना पड़ेगा। An arbitration agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties। किसको कहेंगे कि arbitration agreement writing में है? कि जब वो लिखा तो गया ही है, साथ साथ में साइन। बैटरी चली गई थी, यस।
ठीक है जी। सिर्फ राइटिंग में से बात नहीं बनेगी। लेट्स से एग्रीमेंट तो लिखा हुआ है, उसको रिटर्न नहीं बोलेंगे जब तक कि वो साइन नहीं होगा। पार्टीज लिखा है, यानी एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टीज एटलीस्ट। एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, यस, अगर दोनों ने अपनी अपनी तरफ से लेटर्स लिखे और वो आपस में एक्सचेंज कर लिए हैं। टेलेक्स, टेलीफोन के थ्रू मैसेज को टेलेक्स बोलते हैं। टेलीग्राम, ठीक है जी, टेलीग्राम समझते हैं। एक समय पर दुनिया का सबसे तेज कम्युनिकेशन का साधन होता था। उसमें बाइनरी नंबर में से क्लिक 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 कर, बाइनरी नंबर समझते हो, बाइनरी कोड्स। यस, 0101, ये लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर भी ये लैंग्वेज होती है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये भी कोडिंग है, ये 0101 करके बनता है। ये बेसिकली इसके अंदर ऐसे मैसेज भेजे थे, क्लिक 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 करके, ठीक है जी। तो बिजली की तारें लगा के बड़े बड़े दूर दूर लंबे लंबे शहर, अब तो खैर बंद हो चुका है टेलीग्राम। ये ओरिजिनल टेलीग्राम की बात हो रही है, टेलीग्राम ऐप समझ लो, ऐप नहीं है, ठीक है ना, उसमें चलता था। या फिर अदर मीन्स, दूसरे साधनों के द्वारा, ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के, टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन का क्या मतलब होता है? फोन का मतलब तो सुनना, टेली दूर से, ठीक है ना, जो दृश्य में नहीं है वहां से अगर आवाज आ रही है तो उसको टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन, उसको भी इंक्लूड कर लिया। विच प्रोवाइड रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड प्रोवाइड करे उस एग्रीमेंट का। आजकल तो सुविधा है, ठीक है जी। हुआ क्या भाई, एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट के अंदर वो क्लोज डालना भूल गए, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, चलो भैया आप क्या करें, चलो एक दूसरे को ईमेल कर देते हैं, टाइप करवाओ, उसके अंदर सप्लीमेंटल एग्रीमेंट लिखो, ठीक है ना, और वो लेटर बना के एक्सचेंज कर लो, ठीक है जी। चलो जी, एक्सचेंज कर लो इसको। ये वर्ड एक्सचेंज है, एक्सचेंज को स्पेसिफिक बॉक्स करके स्टार लगा लेना। आओ जी। और एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच, जिसमें द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इज अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर। यस, बिल्कुल सही बात है जी। लेटर नहीं लिखा हुआ, लेकिन किंतु परंतु एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, और उस स्टेटमेंट में बेसिकली क्या किया गया है, डिफेंस क्लेम किया गया है, जिसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट की बात कही गई है, ठीक है ना, कि हाँ जी एग्रीमेंट तो था, उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और इस क्लेम को सामने वाली पार्टी ने मना नहीं किया है, ठीक है ना। कोर्ट में जाओगे, ठीक है जी, प्लेंटिफ ने कुछ क्लेम कर दिया तो डिफेंडेंट को मना करना पड़ेगा। अगर डिफेंडेंट मना नहीं करेगा तो डीम्ड एडमिशन हो जाएगा वो। ऐसे ही अगर डिफेंडेंट ने कुछ क्लेम कर लिया तो प्लेंटिफ को मना करना पड़ेगा। अगर प्लेंटिफ मना करना भूल गया तो डीम्ड एडमिशन हो जाएगा, ठीक है जी। यानी एक स्टेटमेंट बनाई गई, जो भी पार्टी टू द कोर्ट है, ठीक है जी, कि एग्रीमेंट तो था जी, सामने वाली पार्टी ने मना ही नहीं करा, यानी उसने एडमिट कर लिया, मान लिया उसने कि एग्रीमेंट तो था। जब एग्रीमेंट था तो भाई साहब उसके अंदर, एग्रीमेंट के अंदर तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना, तो इसको रिटर्न मान लेंगे। सी को स्टार लगा लेना, ये स्पेसिफिक है, ये प्रैक्टिस वालों के लिए बस। आओ जी, द रेफरेंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू ए डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रेफरेंस आया है, और कॉन्ट्रैक्ट का चीज का, सो डॉक्यूमेंट किस चीज का है, वो कॉन्ट्रैक्ट का है, उसमें एक रेफरेंस आया है कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लोज, क्लोज किसके बारे में, किसके विषय में, आर्बिट्रेशन के विषय में। कॉन्स्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इफ यदि द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में है, एंड प्लस द रेफरेंस इज सच, वो रेफरेंस ऐसा है एज टू मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लोज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसने आर्बिट्रेशन क्लोज को पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, ठीक है जी। क्या मान लेंगे, यस, हम मान लेंगे कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है पार्टीज के पास, बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट होना चाहिए, सिंपल है। चार, 8, पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, जहां पर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यस, एक जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉड, जिसके सामने यह एक्शन लेकर आया गया है, इन ए मैटर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन, जो कि विषय वस्तु है किसकी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। शेल, इफ अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यदि वो पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पार्टी है, या फिर एनी पर्सन, कोई ऐसा बंदा, क्लेमिंग थ्रू,
जो क्लेम कर रहा है या फिर उसके अंदर अंडर क्लेम कर रहा है, यानी सेम बंदा नहीं है लेकिन उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो क्लेम कर रहा है। सो अप्लाइज, अगर वो अप्लाई करता है इस प्रकार से, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडरलाइन करो नोट को, नोट को जरा बॉक्स कर लेना, ठीक है जी। नॉट लेटर देन डेट को यहां से अंडरलाइन करो, लेटर देन डेट ऑफ सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट, जो पहली स्टेटमेंट वो अब जुडिशियल अथॉरिटी के सामने रखेगा उसके थ्रू, देन नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट, ठीक है जी। तो कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री और ऑर्डर किसका, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अनलेस, जब तक कि इट फाइंड्स द प्राइमा फेसाई नो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो कोई जुडिशियल अथॉरिटी आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजेगी, भेजने की जरूरत ही क्या है। लेकिन वो वाली पार्टी ने, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ही नहीं, अगर वो कोर्ट में क्लेम कर देती है कि हमको आर्बिट्रेशन में भेज दो जी, आपके यहाँ तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। किसी भी ऑर्डर जजमेंट डिक्री से बेसिकली भेज सकते हैं, रेफर कर सकते हैं उस मैटर को आर्बिट्रेटर के सामने, बस इसी बात। ठीक हो गया। चलो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। द एप्लीकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाय द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यस, कोई भी एप्लीकेशन लगी है, अगर कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा रहे हो आर्बिट्रेशन वाली, ठीक है ना, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उसके साथ ना लगा हो और ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ना लगी उसकी, ठीक है ना। अब फिर से वही बात आ जाएगी, किसको मानेंगे, रिटर्न भी मान लेंगे। रिटर्न किसको मान लेंगे, अगर स्टेटमेंट है, ठीक है जी, और स्टेटमेंट को सामने वाली पार्टी ने मना भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, डीम्ड एडमिशन हो गया, तो अब सीधा सिंपल एप्लीकेशन लगा देंगे कि सामने वाली पार्टी ने मान तो लिया है कि रिटर्न एग्रीमेंट था, ठीक है ना, तो अब हमको आर्बिट्रेशन में भेज। आओ, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर ओरिजिनल आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट या फिर सर्टिफाइड कॉपी अगर अवेलेबल नहीं है, नोट को जरा कर लेना बॉक्स, नॉट अवेलेबल विद द पार्टी, पार्टी के साथ, अप्लाइंग फॉर द रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1, आगे का राइट, चलो आगे, एंड द सेड एग्रीमेंट और certified copy is retained by the other party to that agreement। हाँ, by the other party to that agreement, then the party so applying shall file such application along with the copy of the arbitration agreement। yes, साथ में लगाना पड़ेगा, and a petition praying the court to call upon the other party to produce the original arbitration agreement। छोड़ दो इसको, इतना कोई खास नहीं है इसको, आगे आ जाओ। देखो बेरेट में है सेक्शन 8 ठीक है, इसको जम कर दो सारे को, 8 है 8 बी को जम कर दो। आओ सेक्शन 9, इंटरिम मेजर्स, अंतरिम साधन एसेट्रा बाय द कोर्ट। एक पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ठीक है जी, जो सामने है यानी कोर्ट के अंदर है, या फिर ड्यूरिंग आर्बिट्रल की प्रोसीडिंग चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, और एट एनी टाइम, किसी भी समय, आफ्टर मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। यस, आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी आ चुका है, ठीक है जी, उसके बाद भी, बट बिफोर इट इज एनफोर्स, परंतु उसके एनफोर्समेंट से पहले, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36, सेक्शन 36 के हिसाब से, अप्लाई टू द कोर्ट, कोर्ट को अप्लाई कर देंगे क्या, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन, ठीक है जी, किस चीज के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन के लिए, फॉर ए माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, किसके लिए, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक हो गया जी, सही। दौरान उसके लेट से कोई माइनर है या फिर कोई अनसाउंड का बंदा हो जाए, ठीक है जी, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, गार्जियन अपॉइंट करेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेंगे, ठीक है जी, तो एप्लीकेशन भेज देंगे। ये अंतरिम जो चीजें होती है ना, जो किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर जो जनरेट होती हैं, ये मुहूर्त जनरेट हो जाते हैं जहां पर कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये फैसले लेने जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि जैसे आपने सुना होगा एंटायरिंग रिलीफ, एंटायरिंग इंजंक्शन सुना होगा आपने,
ठीक है ना। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग यानी केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, बस और कुछ नहीं है। इनका फैसलों से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, मान लो पार्टी कोई ऐसी है जो माइनर है, जब तक उसका गार्जियन नहीं अपॉइंट होगा तब तक वो प्रोसीडिंग आगे चलेगी ही नहीं। तो एक एंटायरिंग ऑर्डर आ जाएगा, क्या कि भैया अपॉइंट कर दो गार्जियन। और फॉर एन एंटायरिंग मेजर्स और ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली द प्रिजर्वेशन, एंटायरिंग कस्टडी। प्रिजर्वेशन के लिए मान लो किसी माल को लेकर है, ठीक है ना, दो कंपनियां हैं, वो एक माल को लेकर झगड़ रही हैं, ठीक है जी। अब वो माल कैसा है, उस माल की बड़ी ही छोटी सी उम्र है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अमूल फैक्ट्री, ठीक है जी। अब वो दूध कहाँ है, उसमें है तो रेफ्रिजरेशन वाले ट्रक के अंदर, लेकिन फिर भी वो बाहर धूप में खड़ा है, कितने दिन चल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो उसका, ठीक है ना, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सही, क्या बोलेंगे, भैया उस दूध को आप मेजर कर लो, कितने लीटर या फिर कितने किलो है, उसकी कीमत मेजर कर लो, ठीक है जी। और उसके बाद उस दूध को तो पहुंचा दो अमूल की फैक्ट्री में, उसका यूज हो जाएगा, हम उस पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। ठीक हो गया, चलो। एंटायरिंग कस्टडी, यस, अंतरिम कस्टडी के लिए भी, सेल ऑफ एनी गुड्स, माल की सेल के लिए भी, विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो भी विषय वस्तु है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, उसके लिए कोई भी फैसला लेना, उसकी कस्टडी के लिए लेना है, उसको प्रिजर्व करने के लिए लेना है, या फिर उसको बेचना है, लेट से, ठीक है ना। लेट से जैसे दूध की बात कर रहे हैं, अब दूध से क्या करा, दूध का हमने बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट बना लिया है। लेट से उसकी मिठाई बननी थी तो मिठाई बन गई, उसकी चॉकलेट बननी थी चॉकलेट बन गई, या फिर उसका खोया बनना था तो खोया बन गया, आगे कुछ नहीं बनना उसका। ये तो बिकेगा, या तो यहां से बिकेगा, नहीं तो ये सड़के खराब हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बोलो सोचो क्या करें, खराब करें या सेल कर दे। एक इंटरिम ऑर्डर कर देगा कोर्ट, आर्बिट्रेटर क्या करेगा, भाई इसको बेच दो, ठीक है ना, किसी पार्टी का नुकसान भी क्यों करना। सही हो गया, चलो। और किस चीज के लिए, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, यस, जो भी लड़ाई झगड़े के अंदर जो भी रकम का लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस रकम को सिक्योर करना है। सी, डिटेन करना है, प्रिजर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है कोई भी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी वस्तु को, विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, जो भी विषय वस्तु है झगड़े की आर्बिट्रेशन की, और एज टू विच एनी क्वेश्चन में अराइज, जिसके विषय में कोई सवाल अराइज हुआ है, देयर इन एंड अथोराइजिंग फॉर एनी ऑफ द अफोरसेड पर्पसेस एनी पर्सन टू एंटर अपॉन एनी लैंड और बिल्डिंग इन द पोजेशन ऑफ एनी पार्टी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। और मान लो किसी की प्रॉपर्टी में जाना हो, अब लेट से हुआ क्या है, ये देखो, जैसे कि मान लो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, इतने पे घर है और ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर फसल लगी हुई है या फिर आम के पेड़ लगे हुए हैं या फ्रूट का जो भी कुछ लगा हुआ है, ठीक है जी। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, या तो इसको मनुष्य तोड़कर बेच लेगा और फायदा कमा लेगा, नहीं तो ये गल के सड़ के नीचे गिर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो अब पता लगाना है भाई क्या कुछ है, माल की क्या कंडीशन है, कितने का माल है और क्या कुछ हिसाब किताब है। तो देखो इस प्रॉपर्टी के अंदर जाना पड़ेगा, सही। अगर बिना परमिशन के जाओगे तो फिर क्या ट्रेस पास बन जाएगा। ट्रेस पास ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, परमिशन कैसे मिलेगी, अंतरिम ऑर्डर्स के द्वारा आपको परमिशन मिल जाएगी। क्या करें भैया, वो माल तो पड़ा हुआ है, इमोर प्रॉपर्टी के अंदर पड़ा हुआ है, अब क्या करें, और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है जी, चलो डी स्टार लगा लो, एंटायरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यस, रिसीवर भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट से ये जो प्लॉट मैंने आपको बताया है, लेट से यहाँ पर खेत क्यार नहीं है, यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं, ठीक है ना, ये डेयरी है, सही, और इस डेयरी को लेकर झगड़ा हो गया है। प्लेंटिफ बोलता है कि भाई डेयरी तो मेरी है, डिफेंडर बोलता है भाई डेयरी तो मेरी है, जा कोई नहीं रहा। अब पशु भैया उसको तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, यस नो। लेट से पशुओं को नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे वो। ठीक हो गया, such other interim measures of protection as may appear to the court to be just and convenient, yes, स्टार लगा लेना, यहीं पर भी रेज्यूडरी है ये। ठीक है जी, कोई भी दूसरे इंटरिम मेजर्स जो प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी हो, जो भी विषय वस्तु है आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट। ठीक हो गया, लेट से लकड़ी का कारखाना है ना, सुना लकड़ी का कारखाना होता है क्या,
हाँ बिल्कुल, लकड़ी तो अगर कहूँ तो ब्रह्मांड के अंदर बड़ी रेयर चीज है, ठीक है जी। ब्रह्मांड के अंदर मान लो पृथ्वीलोक के ऊपर हीरा मिल गया, वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन लकड़ी पृथ्वी पर मिलेगी। सही, लकड़ी से कितनी सारी चीजें बनती हैं, सोच करो, मतलब काउंटलेस है, आप गिनती नहीं कर सकते, इतनी चीजें बनती हैं। ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, बिल्कुल कच्चा माल है, ठीक है जी। बारिश का मौसम है आपका आजकल, तो बताओ प्रोटेक्ट करनी चाहिए, बारिश तो रुकवा नहीं सकते हम, ठीक है, तो क्या करेंगे। अब कोर्ट के ऊपर है, देखो जो भी प्रोटेक्शन का मेजर, जो भी कोर्ट को ठीक लगे, कहां ई गिरा, एज में अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, बताओ क्या करना चाहिए। तकरीबन 10 टन लकड़ी है, ठीक है ना, ये जो अपना आईएनटी है ये, ठीक है नहीं, वहां पर एक बड़ा सारा प्लॉट है, लगभग 2.5 एकड़ के बराबर का, ठीक है जी, उसके ऊपर 10 टन लकड़ी पड़ी है, बताओ क्या करें। बिल्कुल, कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाएंगे। लेट्स से यू आर द जजेस, चलो आप आर्बिट्रेटर, बताओ क्या करोगे। कॉमन सेंस है, देखो 10 टन है, उनको तिरपाल से ढकवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर्बिट्रेटर को ये फैसला करना पड़ेगा भाई ये पैसा किसका लगेगा। सोचो, सपोज करो 2.5 एकड़ के बराबर का तिरपाल, तिरपाल समझते हैं ना, ठीक है ना, कितने का आता होगा, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब कौन सी पार्टी, दोनों झगड़ने के लिए तो आर्बिट्रेटर के सामने या कोर्ट के सामने तो आ चुकी है, पैसे निकालते नहीं पॉकेट में से, फैसला करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोर्ट कभी भी ये नहीं करती कि जाओ मैंने ऑर्डर कर दिया, जाओ दुकानदार पे जाओ और उसको बोलते कि मामा जी ने बोला है अच्छी चीज दे दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। तो कोर्ट को या फिर आर्बिट्रेटर को ये भी फैसला करना पड़ेगा कि प्लेंटिफ भुगतेगा सारा का सारा या डिफेंडेंट भुगतेगा सारा का सारा या दोनों भुगतेंगे बराबर बराबर, ठीक हो गया। चलो, ये एंटायरिम ऑर्डर के थ्रू करना पड़ेगा, and the court shall have the same power of making orders as it has for the purpose of and in relation to any proceeding before it। yes, कोर्ट तो ऐसे फैसले ले लेगी जैसे कि मान लो उसके सामने ये केस चल रहा है, ठीक हो गया। छोड़ दो ये, आगे वही, आओ चैप्टर 3, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल, देखो जी कितना बढ़िया चैप्टर है, सिर्फ कितने कितने सेक्शन पढ़े हमने, चैप्टर 2 में कितने, 7, 8, और कितना पढ़ा, 9, और बस। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी इंटरिम ऑर्डर्स आते हैं ड्यूरिंग दी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी, सारे के सारे चैप्टर 2 से ही आते हैं, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन जो इंटरिम ऑर्डर की एप्लीकेशन लगेगी इस चैप्टर की, सॉरी इस एक्ट की, और चैप्टर 2 के अंदर लगेगी। आओ चैप्टर 3, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यस, नंबर 1 कोर्ट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूनल बोलेंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, द पार्टीज आर फ्री, पार्टी बिल्कुल फ्री है कि वो डिटरमाइन करे भाई कितने नंबर किसके, आर्बिट्रेटर्स के, प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शेल नॉट बी एन इवन नंबर। यस, इवन, इवन और क्या होते हैं, इवन और सुना है, सम विषम, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो, यस, ठीक है ना, यानी क्या कह रहे हैं, ऑड्स में होना चाहिए, यानी विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ठीक हो गया। पार्टी फ्री है, सही, लेकिन ध्यान रखना आर्बिट्रेटर को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना, सिंपल। पार्टी फ्री है भाई, ज्यादा अमीर है तो कोई बात नहीं, ज्यादा कर लेंगे वो आर्बिट्रेटर रहेंगे, ठीक है जी, वरना काम तो एक से भी चल जाएगा। Failing the determination referred to in subsection 1, the arbitral tribunal shall consist of a sole arbitrator। लेट से वो दोनों की दोनों पार्टीज फेल हो जाती हैं नंबर डिसाइड करने में, तो कितना, तो सोल आर्बिट्रेटर से करवा लेंगे भैया फैसला, सिंपल, सोल मतलब एक। चलो अपॉइंट करते हैं नंबर 11, सेक्शन नंबर 11, एक बंदा ऑफ एनी नेशनैलिटी, शाबाश, अंडरलाइन एनी नेशनैलिटी, मे बी एन आर्बिट्रेटर, भाई साहब, अनलेस जब तक कि अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज,
लेकिन किंतु परंतु पार्टीज ने एग्रीड कर लिया भाई इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल। या फिर पार्टीज लिख दें कि भाई पूरे पृथ्वीलोक से किसी को भी बुला लो, पाकिस्तानी को मत बुलाना। ठीक है ना, पता नहीं क्या करेगा यहाँ पे, नहीं पसंद आएगा तो यहीं पे ठीक है ना। ना रहेगी बीन ना बजेगी बांसुरी वाली बात हो जाएगी ना, ना क्या था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह के फजल से सारा केस निपटाया है। डन, चलो डन, सिंपल क्वेश्चन है ये। किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है आर्बिट्रेटर, लेकिन किंतु परंतु अगर एग्रीमेंट में कंडीशन लिखी हुई है वो जरूर आप चेक करोगे। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि फलाने देश का ही हो तो फलाने देश का होगा, एग्रीमेंट में लिखा है कि इंडियन ओरिजिन का ही हो तो इंडियन ओरिजिन का होगा, वरना किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है। सही। क्रिकेट देखने के शौकीन हो क्या? क्रिकेट देखते हो? कोई गेम देखते हो? कोई भी गेम, कोई ऐसा गेम बताओ जिसमें रेफरी एम्पायर जैसी चीज ना हो। लगभग लगभग सभी गेम्स में। किस देश के होते हो? किसी भी देश के हो सकते हो। यस नो? ठीक है ना। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो सिंपल सी बात है, जैसे आईपीएल है, ठीक है ना। आईपीएल के अंदर कोई भी जो क्रिकेट खेलने वाला है, चाहे वो बैटिंग करने वाला, चाहे बॉलर, चाहे फील्डर, जो भी, ठीक है, वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं हो सकता। लेकिन क्या एम्पायर हो सकता है वो? है ना, सिंपल। लेकिन आईपीएल में तो शायद एम्पायर के ऊपर भी, इवन कमेंटेटर्स के ऊपर भी रोक लगा दी। ठीक है ना, हमको सबको पता है किस कारण से रोक लगाई। ठीक हो गया, चलो। लेकिन किंतु परंतु ध्यान रखना, क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्रिकेट के विषय में अगर मैं कहूं पाकिस्तान बदनाम, ठीक है जी, वो सरेआम क्या क्या होता है वो, क्या करते हैं वो इसमें क्रिकेट में चीटिंग को क्या कहते हैं? मैच फिक्सिंग। वो मैच फिक्स करते हैं सारे के सारे, पूरी की पूरी टीम मिलके मैच फिक्स करती है। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब इमेज बिल्कुल पूरे तरीके से खराब है। ठीक है जी, चाहे महिला क्रिकेट टीम हो चाहे पुरुष क्रिकेट टीम हो। लेकिन हाँ, क्या पाकिस्तान से एम्पायर आते हैं? यस, पाकिस्तान से एम्पायर आते हैं। ठीक है जी, और बहुत अच्छी क्वांटिटी, बहुत अच्छे नंबर में एम्पायर आते हैं। ठीक है जी, आगे सब्जेक्ट टू, सबसेक्शन 6, the parties are free to agree upon a procedure for obtaining appointing a arbitrator or arbitrators। ठीक है जी, इवन क्या प्रोसीजर रहेगा उसको भी डिसाइड करने के लिए फ्री है। हम अपनी इच्छा से पसंद करेंगे जी, ठीक है जी, या फिर कोर्ट ही बता दे। ठीक है ना, अपना प्रोसीजर वो भी देख लें। चलो, नंबर 3, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर्स। यस, अगर सबसेक्शन 2 के हिसाब से फेल हो गए, यानी सेक्शन 6 के हिसाब से जो प्रोसीजर है उसके थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो फिर क्या करेंगे? एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर्स, ईच पार्टी शैल अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर, यानी दोनों पार्टी, ठीक है ना, एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी। एंड द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर, और वो दो आर्बिट्रेटर जो हैं वो अपॉइंट करेंगे एक तीसरा आर्बिट्रेटर, हु शैल एक्ट एज द प्रेजाइडिंग आर्बिट्रेटर, जो प्रेजाइडिंग आर्बिट्रेटर के जैसे काम करेगा। ठीक है जी, देखो बहुत सिंपल है। ये लो जी, प्लेंटिव पार्टी वर्सेस डिफेंडेंट पार्टी। ठीक है जी, देखो नंबर 1, ये फ्री हैं, जितने चाहे उतने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। दोनों पार्टीज मिलगी, दोनों पार्टी समझदार है, मैच्योर हैं। ठीक है जी, उन्होंने फैसला क्या कर लिया, अरे क्यों लड़ाई झगड़े में, हम आर्बिट्रेटर में आए इसलिए क्योंकि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो अपनी मर्जी से हम एक एडवोकेट को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये कर लेंगे। सबसे समझदार पार्टी क्या करती है? एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेती है। ठीक है जी, डन। भाई नहीं हो पा रहा है, डिफरेंसेस थोड़े से ज्यादा आ गए दोनों पार्टीज के अंदर, ठीक है, तो क्या करते हैं? भाई ऐसा करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप इतने दिन से परेशान हो रहे हो कि भाई आप किसी को ही एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, हम अब उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करेंगे जी अपने केस के अंदर। तो फिर क्या करें? भाई आप अपना आर्बिट्रेटर लगाओ, हम अपना आर्बिट्रेटर लगाते हैं, अपना अपना अपॉइंट कर लेते हैं। तो दो आर्बिट्रेटर हो गए हैं।
ये दोनों मिलकर एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे जो कि प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा। यानी ये कैसा बेंच बन जाएगा जिसके अंदर तीन आर्बिट्रेटर बैठेंगे, ठीक है ना, आर्बिट्रेटर की पीठ बन जाएगा। इसकी फीस भी पार्टी देंगे बिल्कुल बिल्कुल देनी पड़ेगी। आर्बिट्रेटर ध्यान रखना बिल्कुल फ्री में नहीं आता। और आजकल तो दिल्ली में तो ऐसे ऐसे संस्थान हैं जो लाखों रुपए में तो फीस लेते हैं और आपको आर्बिट्रेशन का कोर्स करवाते हैं, उसके बाद गारंटी लेते हैं। उसके बाद बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है, आपको कोई बड़ी ऐसी लॉ फर्म ढूंढनी पड़ेगी जिसका सीनियर जो है आर्बिट्रेटर हो, एस्टेब्लिश आर्बिट्रेटर हो। वो आपको क्या करेगा, आपको अपने यहाँ इंटर्न करने का मौका देगा। अगर उसको आपका काम समझ में आ गया और अच्छा लगा उसको, तो वो आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर करके देश की अलग अलग जगहों पर समय समय पर भेजता रहेगा। फिर हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली, ये तो ठेके वाली बात होती है, ठीक है ना। पर फाइल 10-20 हज़ार 10 हज़ार पर फाइल, और हजारों फाइलें होती हैं। किसी जगह पर जाएगा, यानी कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री यदि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रही है तो इसका मतलब ये लगा लेना हजारों फाइल होंगी वहां पे, क्योंकि बार बार अपॉइंट थोड़ी ना करेंगे वो। डन हो गया, सिंपल। चलो, यदि नंबर 4, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो 3 में लिखा हुआ है अप्लाई अप्लाई होता है, एंड एक पार्टी फेल हो जाती है अपॉइंट करने में अपना आर्बिट्रेटर विद इन 30 दिन फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट टू डू सो फ्रॉम द अदर पार्टी। दूसरी पार्टी ने रिक्वेस्ट भी कर ली, भाई हम अपना ढूंढ लेते हैं, आप अपना ढूंढ लो। 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन के बावजूद भी वो नहीं ढूंढ पाए आर्बिट्रेटर। अब क्या होगा, द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स, या फिर जो दो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है वो फेल हो गए हैं एग्री होने में, जो थर्ड यानी प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर उसका नाम सजेस्ट करने में, विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। अब क्या होगा, द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ ए पार्टी बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय बॉक्स कर दो, और एज द केस में बी द हाई कोर्ट, बॉक्स कर लो, और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है जी। या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी या फिर हाई कोर्ट करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने अकॉर्डिंगली किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया ये फैसले लेने के लिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर दिया ये फैसले लेने के लिए कि आर्बिट्रेटर कौन होगा। ठीक है जी, सीधा सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा है फैसला। सही। लेट से टाटा इंडस्ट्रीज फेल हो गई है, 30 दिन हो चुके हैं, आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पाए, करोड़ों अरबों खरबों और खरबों के ऊपर शायद पद्मों पैसे का लेन देन का हिसाब किताब है। देखो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, छोटी कोर्ट होगी तो क्या बिसात, कोई बिसात। चलो, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया एग्रीमेंट कैसे फेल हो गया, सबसेक्शन 2 में कैसे फेल हुआ, फ्री टू एग्री नंबर, ठीक हो गया। एंड आर्बिट्रेशन विद सोल आर्बिट्रेटर, ठीक है जी। चलो जी, इफ द पार्टी फेल टू एग्री ऑन द आर्बिट्रेटर विद इन 30 दिन फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट बाय वन पार्टी फ्रॉम द अदर पार्टी सो एज टू एग्री, द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ एनी पार्टी। यस, वही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर कोई बंदा या फिर इंस्टीट्यूशन जो ये काम करने के लिए डेजिग्नेटेड है, पदस्थ है वो ये काम करने के लिए, ठीक है जी। जहां और अंडर एन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, एक पार्टी फेल हो जाती है टू एक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर दैट प्रोसीजर, द पार्टीज और द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल हो जाए रीच एन एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ देम अंडर दैट प्रोसीजर। एक बंदा इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन फेल्स टू परफॉर्म, यानी आर्बिट्रेट पार्टी है तो पार्टी फेल होगी, आर्बिट्रेशन है तो आर्बिट्रेशन फेल हो रहा है, जिस बंदे को डेजिग्नेट किया गया वो फेल हो गया, तो एक पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है वही चीज है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उस बंदे को, उस इंस्टीट्यूशन को। छोड़ दो, आगे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ जाओ। 11A, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड फोर्थ शेड्यूल, सिर्फ हेडिंग से करना अपने को, अंदर हम नहीं देखने। सेक्शन 12, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, आओ जरा फटाफट देख लेते हैं। जहां पर पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन विद हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन आर्बिट्रेटर, ही शैल डिस्क्लोज इन राइटिंग एनी सर्कमस्टांसेस। जिसको आर्बिट्रेटर बना दिया है, अब देखो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो कॉमन सेंस की जैसे बात बता देता हूँ, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, लेट्स से रोहतक में झगड़ा हुआ और एक वकील को आर्बिट्रेटर बना लिया, ठीक है, सिंपल। लेकिन वो वकील जिसको आर्बिट्रेटर बनाया गया है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है। डी पार्क पे से एक प्लॉट है, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए का प्लॉट, ठीक है जी, डन। उसमें एक पार्टी वो वकील भी है,
लेकिन उसको अनइंटेंशनली कोर्ट की तरफ से या पार्टी की तरफ से आर्बिट्रेटर बना दिया गया है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं एक इंटरेस्टेड पार्टी हूं, मेरा भी है उसमें, ठीक है ना। यानी मैं जब उसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, ठीक है, तो नेमो जुडेक्स इन कोसस हुआ, मैं अपने ही केस का जज बन गया एक तरीके से, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया है, ठीक है ना, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कई सारी चीजें हैं जो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आओ जरा, जैसे कि कोई भी सर्कमस्टांसेस, जैसे कि सच एन एग्जिस्टेंस ऑफ ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और ऑफ एनी पास्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप विद और इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द पार्टीज और इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट। पहले, अब नहीं है, पहले था तो भी बताना पड़ेगा, सिंपल है। चेक 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 चेक, पास्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप आ गया, संबंध आ गया पार्टी से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी आ चुका है, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, उनके सब भाई किसी पार्टी में इंटरेस्टेड है, लेट्स से वकील सब्जेक्ट मैटर में तो नहीं है उसका, लेकिन जो प्लेंटिफ पार्टी है ना उसका रिश्तेदार है ये, है ना, तो बायस हो सकता है फैसला। और इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर हो गया, वेदर फाइनेंशियल, चाहे पैसे वाला, चाहे धंधे वाला, चाहे ये प्रोफेशन वाला, या किसी भी दूसरे प्रकार का, विच इज लाइकली टू गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट्स, यस, शक शंका आ चुकी है क्या, एज टू हिज इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शलिटी, यस, ठीक है जी। आर्बिट्रेटर अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन एक पार्टी को कहते हुए सुना गया, अरे फूफा जी नमस्ते, मिठाई पहुंची घर पे, ओहो नाराज हो आप तो, मिठाई पहुंचेगी, ठीक है जी। दूसरी पार्टी ने सुन लिया, सरकमस्टांसेस अराइज हो चुके हैं जिससे डाउट आ चुका है कि ये बंदा पार्शियल है, इम्पार्शियल नहीं है। पार्शियल समझते हैं ना, एक तरफ लीनियंट झुका हुआ है ये, यानी उसकी तरफ ही फैसले देने की उम्मीद कर रहा है, विच आर लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी, यस, एबिलिटी ही नहीं है टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू द आर्बिट्रेशन, या फिर भाई इतना जबरदस्त एडवोकेट है उसके पास टाइम ही नहीं है, and in particular his ability to complete the entire arbitration within a period of 12 months, और वो किसी भी तरीके से 12 महीने के अंदर अंदर नहीं निपटा सकता भाई, ये एबल ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है, इनकेपेबल है, यस इनकेपेबल है, मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, क्लास की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे, लेट्स से कोर्ट की तरफ से अपॉइंटमेंट या फिर सजेशन आ रहा है कि ये फलाने बंदे को बढ़ा दीजिए आप आर्बिट्रेटर, ठीक है जी। अब दोनों पार्टी मान गई दोनों पार्टी, अब जज साहब ने वकील साहब को बुला लिया, हाँ जी वकील साहब आपको आर्बिट्रेटर बना रहे हैं जी इस केस के अंदर, बताओ जी, हाँ जी ठीक है, नहीं नहीं आपसे ये पूछा जा रहा है वकील साहब, क्या आपकी डायरी फ्री है क्या, ऐसा तो नहीं है मैं आपको आर्बिट्रेटर बना दूं और बाबूजी के पास समय ना हो। देखो आर्बिट्रेशन में इसलिए गए ना ताकि जल्दी से हो जाए फैसला और कोर्ट कचहरी के चक्कर आना से ना काटने पड़े, हाँ के ना। अब मान लो फिर से वही काम हो जाए तो फायदा क्या है। वकील साहब देख लो एक बार डायरी चेक करो, ठीक है ना, जब आपने एम पैनल करवाया था ना आर्बिट्रेटर्स की लिस्ट में नाम डालने के लिए, उस समय तो आपके पास काम नहीं था, लेकिन आपने अच्छी मेहनत करी, यू आर अ गुड एडवोकेट, ठीक है ना, यू आर प्रूव टू बी ए वेरी गुड इंटेलिजेंट एडवोकेट, ठीक है जी। आप इस बार के बड़े ही सम्मानीय सदस्य हैं, तो आपके पास बिजनेस ज्यादा हो गया है क्योंकि आप डेली फेस हो मेरी कोर्ट में, ठीक है, तो एक बार आप डायरी चेक कर लो, ना मैं आपको ओबलाइज कर रहा हूं ना आपको मुझे ओबलाइज करने की आवश्यकता है, आप जस्टिफाई कर पाओ तो ठीक है, अगर एबिलिटी है आप में तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कहीं किसी और को पास ऑन कर देंगे। अब वो वकील साहब डायरी मंगवाएंगे अपने जूनियर, हाँ भाई डायरी ले, ठीक है डायरी आ गई, नहीं जज साहब मेरे पास तो अगले 3 महीने 4 महीने बिल्कुल ब्लॉक है, ठीक है फिर दूसरे एडवोकेट को बुलाते हैं, दूसरे एडवोकेट को देख लेंगे, उसकी डायरी मंगवा लेंगे, उसमें फ्री टाइम तो उसको अपॉइंट कर देना, डन। Explanation number 1, the grounds stated in the 5वां schedule shall guide in determining whether circumstances exist which give rise to the justifiable doubts, yes, as to the independency or impartiality, yes, simple सी बात है। Explanation number 2, the disclosure shall be made by such person in the form specified in the 6th schedule, ठीक है जी, जो छठे शेड्यूल के अंदर जो फॉर्मेट है उसके थ्रू ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक आर्बिट्रेटर
फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट के टाइम से, एंड थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, और जब तक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है तब तक, शेल, अंडरलाइन शेल, विदाउट डिले, बिना डिले के डिस्क्लोज करेगा पार्टीज को राइटिंग में कोई भी सर्कमस्टांसेस जो कि रेफर्ड हुआ है सबसेक्शन 1 के अंदर, अनलेस दे हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ देम बाय हिम। और ये चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जज साहब को ही बताएगा वो आर्बिट्रेटर, वो दोनों पार्टीज को भी बताएगा। शेल लिखा हुआ है, शेल को बॉक्स कर लेना। ड्यूटी है उसकी आर्बिट्रेटर की कि भाई गलती से मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी निकला यार, मुझे भी आज ही पता चला है जब दूसरी पार्टी के सामने पोल खुल गई, दूसरी पार्टी के सामने बोला फूफा जी नमस्ते, ओहो अरे तू है क्या इस केस के अंदर, हाँ जी पार्टीज वाले सुनो, ये जो है मेरा रिश्तेदार है, मैं इसका फूफा लगता हूँ। फूफा का रिश्ता ही ऐसा होता है, नाराज हो जाएगा वो, भगवान तक कर देगा। ठीक होगा, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको, डिस्क्लोज होने के बाद जज साहब फैसला दे देंगे। हाँ, एन आर्बिट्रेटर में बी चैलेंज्ड, जो आर्बिट्रेटर उसको चैलेंज किया जा सकता है ओनली इफ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं दैट के गिव राइज टू ए जस्टिफाइबल डाउट, डाउट आ गया है कि भैया वो इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर वो इम्पार्शियल नहीं है, चैलेंज कर देंगे आर्बिट्रेटर को। ठीक है ना, क्यों, जो सब सेक्शन 2 आया है इस सेक्शन का, उसमें क्या बताया गया कि दोनों पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन किस लिए दे रहे हैं, ताकि एक पार्टी जाके आर्बिट्रेटर को कोर्ट के सामने चैलेंज कर दे। ठीक है, अरे जज साहब क्या ये तो आर्बिट्रेटर थोड़ी ना फूफा जी है, हमने अवॉइड कर दी है। ठीक है जी, he does not possess the qualification agreed to by the parties, जो एग्रीमेंट में क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है इस बंदे के पास। नंबर 4, ए पार्टी में चैलेंज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और इन हुज अपॉइंटमेंट ही हैज पार्टिसिपेटेड ओनली फॉर रीजन ऑफ विच ही बिकम्स अवेयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड। यस, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। कब कर सकता है वो चैलेंज, जब उसको पता चल जाए, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। Notwithstanding any prior agreement to the contrary, any person whose relationship with the parties or counsel or the subject matter of the dispute falls under any of the categories specified in the 7th schedule shall be ineligible to be appointed as an arbitrator। ठीक है जी, अगर शेड्यूल 7 के अंदर किसी रिश्तेदारी में आ गया, पार्टीज के साथ आ जाए, सब्जेक्ट मैटर के साथ आ जाए, या फिर एडवोकेट्स के साथ आ जाए। प्लेंटिफ का जो एडवोकेट है उसका सगा छोटा भाई है, कौन है, आर्बिट्रेटर। और ये जो सगा छोटा भाई है लक्ष्मण के जैसे अपने बड़े भाई की बिल्कुल पूजा करता है। हाँ के ना, गड़बड़, इंडिपेंडेंसी, इम्पार्शियलिटी, डन, डाउट क्रिएट हो चुका है। प्रोवाइडेड है, परंतु यह बता दिया जाता है कि जो पार्टीज हैं, में अंडरलाइन करना, में सब्सिक्वेंट टू डिस्प्यूट राइज होने के बाद बिटवीन देम, उनके बीच में वेव कर सकता है, छोड़ दे सकता है, त्याग कर सकता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सबसेक्शन बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन राइटिंग। यस, लेट्स से चाहे फूफा निकलो चाहे बुआ निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम केस नहीं करते, हम चैलेंज नहीं करते भाई, तेरे को वेव ऑफ करना है, तेरे को त्याग करना है भाई, तेरे को अपने राइट को नहीं लेना है तो मत ले भैया, हमको क्या। ठीक है ना, सुविधा उसके पास, वो चाहे तो चैलेंज कर सकता है आर्बिट्रेटर को, लेकिन नहीं कर रहा है, वेव ऑफ कर दिया तो ठीक है। ठीक है ना, इसमें तो कोर्ट अपॉइंट करके देना है। अगर कंपनी इसके फेवर तो भी तो फिर वो क्या कोर्ट में जाएंगे या बिल्कुल बिल्कुल अलग से वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऑन द वेरी फर्स्ट नोट कोर्ट में जाएंगे। ठीक है जी, अगर कोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है जी, या फिर मान लो बहुत बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाली वो वाली कंपनियां हैं, ठीक है जी, तो फिर क्या करती हैं, जनरली ध्यान रखना कई इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, हमारे स्टेट के अंदर भी कई इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर ये लॉ फर्म्स ही काम करती होती हैं, ये जो आर्बिट्रेशन का जो काम करते हैं ये वही फर्म्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है जी, यही लोग मिलकर फैसला कर लेते हैं। ठीक है जी, आज घर पे जाके एक बार सर्च करना, इंडिया का सबसे बड़ा आर्बिट्रेटर सर्च करना, हैरान हो जाओ उसका स्टेटस देख के, और वो एक एडवोकेट ही है बस। ठीक है ना, और तुम्हारी इच्छा, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है जी, अदरवाइज गूगल सेक्टर पे सर्च करना तो उस पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। चैलेंज का प्रोसीजर क्या है,
Subject to subsection 4, the parties are free to agree on a procedure for challenging an arbitration. Yes, चैलेंज करने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर भी फ्री है, ठीक है जी, पार्टीज फ्री हैं, वो जो चाहे एग्री कर दें. फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, पार्टी हु इंटेंड्स टू चैलेंज एन आर्बिट्रेटर शेल विद इन 15 दिन, अंडरलाइन विद इन 15 दिन, आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस रेफर टू इन सबसेक्शन 3 और सेक्शन 12, सेंड ए रिटन स्टेटमेंट. यस, रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा ऑफ द रीजंस फॉर द चैलेंज टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. यस, ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाई है ना जी जज साहब, हमें इसको चैलेंज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है. अनलेस, जब तक कि आर्बिट्रेटर चैलेंज्ड अंडर सबसेक्शन 2 विड्रॉज फ्रॉम हिज ऑफिस, जब तक वो विड्रॉ ना कर दे, और अदर पार्टी एग्रीज टू चैलेंज, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड ऑन द चैलेंज. ठीक है जी, वो डिसाइड कर देंगे चैलेंज के ऊपर जब तक वो विड्रॉ नहीं हो जाता. सीधी सिंपल सी बात है, केस चलता रहेगा. अगर केस रुकवाना है तो भाई चैलेंज को आगे पहुंचाओ भैया. यदि चैलेंज अंडर एनी प्रोसीजर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और अंडर द प्रोसीजर अंडर सबसेक्शन 2 इज नॉट सक्सेसफुल, अगर चैलेंज सक्सेसफुल नहीं होता है तब द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू टू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड मेक एन आर्बिट्रल अवार्ड. ये सीधी सिंपल सी बात है, केस को आगे बढ़ा देगी और फैसला कर देगी, अवार्ड दे देगी. जहां पर आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड अंडर सबसेक्शन 4, द पार्टी चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच एन आर्बिट्रल अवार्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 34. बिल्कुल ठीक बात है जी. जब आर्बिट्रल अवार्ड बन चुका है, मेड, सेट फॉर्म आ चुकी है, बन चुका है, ठीक है जी, उसके बाद जो है पार्टी चैलेंज कर रही है आर्बिट्रेटर को, ठीक है जी, वो एप्लीकेशन बना सकती है कि सेट असाइड कर दो जो भी अवार्ड आया है. किसका? आर्बिट्रेटर का. अवार्ड आने के बावजूद भी चैलेंज किया जा सकता, कहने का मतलब, ठीक है ना. एक होमवर्क लिख लो जरा. आपको लिमिटेशन एक्ट के अंदर शेड्यूल है, लिमिटेशन एक्ट देखा ना, उसमें एक शेड्यूल लिखा हुआ पीछे, उसमें टाइम पीरियड्स लिखे हुए हैं अलग अलग केस डालने की. उसमें आर्बिट्रेशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही आर्टिकल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, ठीक है ना. आपकी हेल्प करने के लिए बता देता हूं, एप्लीकेशन में सर्च करना, सूट्स और अपील्स में सर्च नहीं करना आपको, आपको सिर्फ एप्लीकेशन में सर्च करना है. 3 पार्ट है उस शेड्यूल के, लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो लिखा है, ठीक है. आपको सर्च करना है, वो सिंपल. आपको पता लगाना है कितने दिन का समय है, कितने दिन के अंदर अंदर जो है चैलेंज किया जा सकता है. लेट से अवार्ड आ जाए तो उसको एग्जीक्यूट करवा दें, अवार्ड आ जाए तो उसको सेट असाइड करवा दें, कितने दिन का समय होता है, ठीक है ना. एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नहीं. और जहां पर 6 पढ़ रहा हूं मैं, कोई आर्बिट्रल अवार्ड है वो सेट असाइड हो गया है, किस पर? एप्लीकेशन पर. मेड अंडर सबसेक्शन 5, द कोर्ट में डिसाइड एज टू वेदर द आर्बिट्रेटर हु इज चैलेंज इज एंटाइटल्ड टू एनी फीस. ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है जी, जो आर्बिट्रेटर जिसको चैलेंज किया गया है क्या कोई फीस वगैरह देनी है उसको, देनी है तो क्या पूरी फीस देनी है, पूरी नहीं तो कितनी दें और उसको खत्म कर दें. क्योंकि देखो उसने अपना काम तो किया है, वो तो बाद में चैलेंज हो गया, वो तो क्या करे, काम तो किया उसने, ठीक हो गया. चलो आओ सेक्शन 14, फेलियर या फिर इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट. या तो फेल हो चुका है पूरी तरीके से या फिर इम्पॉसिबल हो चुका है एक्ट करने से. द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट एंड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर आर्बिट्रेटर. यस, अंडरलाइन करो टर्मिनेट को. एक आर्बिट्रेटर जो कि अपॉइंट हुआ है उसकी अपॉइंटमेंट टर्मिनेट भी हो सकती है, एंड या फिर सब्स्टिट्यूट, उसको बदला भी जा सकता है कि भाई ये नहीं, ये सर्फ नहीं, टाइड, जो भी, बाय अनदर आर्बिट्रेटर, दूसरे के द्वारा. यदि ही बिकम्स डी ज्यूर या फिर डी फैक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस और फॉर अदर रीजन फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले. यस, डी ज्यूर या डी फैक्टो, वकील साहब को आर्बिट्रेटर बना दिया है जी, ठीक है जी. हुआ क्या, वकील साहब थोड़े से गर्म दिमाग के हैं. वकील साहब हुआ क्या, आप जैसे इलेक्शन आ गए, ठीक है जी, वकील साहब जो है जो भी एक्सपेक्टेड कैंडिडेट था, कोई भी सेक्रेटरी था या प्रधान किसी की उसके लिए उठा, भाई उसके साथ उसका झगड़ा हो गया. आजकल लोग वीडियो बना लेते हैं, ठीक है ना. रोहतक में तो हर बार ऐसे ही होता है, इलेक्शन से ठीक पहले खूब तमाशे होते हैं भाई,
ठीक है, जो भी ग्रुप है उसके ऊपर खूब वीडियो आते हैं, कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, ठीक है जी, कोई किसी के खिलाफ कुछ कह रहा है, कोई किसी के खिलाफ कुछ कह रहा है, ठीक है जी। आप सोचो वो बंदा आर्बिट्रेटर बन के बैठा हुआ है, काफी ज्यादा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया है, जिसकी कंप्लेंट हो चुकी है बार में, बार से कंप्लेंट हाई कोर्ट में चली गई, बार काउंसिल में चली गई, अब प्रोसीडिंग चलेगी, सॉरी मांगने से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट देखो नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना। और मैं ये इसको थोड़ा सा पोज भी कर देता हूँ धंधे पे आगे। देखो ऐसा ही एक एडवोकेट है जिसको आर्बिट्रेटर बना दिया है, और वो बिकम हो जाता क्या, या तो जोर डीजोर या कोर्ट जजमेंट से, या फिर डिफेक्टो, या फिर ओनली सिर्फ फैक्ट से अनेबल टू परफॉर्म हो जाता है। भाई वो तो एडवोकेट भी नहीं रहा, एलएलबी भी नहीं रहा, आर्बिट्रेटर कैसे बन जाएगा वो। डन, सिंपल। या फिर कोई दूसरा रीजन है, फेल टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, डिले हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो या तो टर्मिनेट कर देंगे या फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी ठीक लगेगा वो कर देंगे। या फिर ही विड्रोज फ्रॉम हिज ऑफिस, वो खुद ही विड्रॉ कर ले, ठीक है ना। और द पार्टीज एग्री टू द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैंडेट, या फिर दोनों पार्टी मिलके फैसला कर ले, क्या भाई यार ये तो बड़ा ही लिथार्जिक सा है, ठीक है ना, बुजुर्ग एडवोकेट अपॉइंट कर दिया है, आर्बिट्रेटर बना दिया है, ठीक है जी। ये देखो ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, अब बाबूजी ये डोका लेके आते हैं, ठीक है जी, 1.5 घंटा पहले अपने चैम्बर से चलना शुरू करते हैं, इतने वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं। अब आएंगे चैम्बर बैठेंगे, ठीक है जी, 5 मिनट पढ़ने से साफ करेंगे, ठीक है जी, 5 मिनट में पानी पिएंगे, ठीक है जी, फिर बोलेंगे चाय मंगा लो, जब तक चाय नहीं आएगी मेरी इंजन चलता नहीं, दिमाग की घड़ी चलती नहीं, ठीक है जी। क्या करोगे भाई ऐसे, सब्सिट्यूट करवा दो, टर्मिनेट करवा दो, ठीक है ना। ये भी भाई एग्जाम करेगा या कोर्स में? है, अगर सब्स्टिट्यूट और टर्मिनेट वाला है हाँ हाँ, तो ये हम एग्रीमेंट ना ना एग्रीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्रीमेंट के थ्रू तो सिर्फ अपॉइंटमेंट होनी थी उसकी, किसकी, अपना आर्बिट्रेटर की, ठीक है ना। आप तो सिर्फ टर्मिनेट करना, ये सर्कमस्टांशियली होगा, जरूरी थोड़ी ना कि करना पड़े। मान लो बहुत अच्छा ही आपको आर्बिट्रेटर मिल जाए, और वो आर्बिट्रेटर इतना पसंद आया आपको, उसके उसके बोलने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, कि आपने ये फैसला कर दिया मन के अंदर अंदर कि भाई साहब मेरे आने वाले केसेस यही लड़का लड़ेगा, या यही लड़की मेरे जो है सारे केसेस लड़ेगी, ये बड़ी इंटेलिजेंट है, ठीक हो गया, सही। चलो, यदि कंट्रोवर्सी रिमेन्स कंसर्निंग एनी ऑफ द ग्राउंड्स रेफर टू इन क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन एक पार्टी में अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड ऑन टर्मिनेशन ऑफ द मैंडेट। यस, अगर दोनों पार्टी मिलकर टर्मिनेट कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कर रही है लेकिन एक पार्टी को वो बंदा खटक गया तो वो कोर्ट में जा सकती है, एप्लीकेशन लगा सकती है। इफ अंडर दिस सेक्शन और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 कोई आर्बिट्रेटर विड्रॉ कर लेता है अपना नाम फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द आर्बिट्रेटर, और एक पार्टी एग्री हो जाती है कि टर्मिनेट करना है मैंडेटरी ऑफ द आर्बिट्रेटर को, इट शैल नॉट इंप्लाई एक्सेप्टेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एनी ग्राउंड रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन और सबसेक्शन 3 और सेक्शन 12। छोड़ दो इसको, कुछ नहीं। 15 टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। यस, देखो जी मैंडेट किसको कह रहे हैं, सेक्शन 13 के हिसाब से पार्टीज ने मैंडेट बना लिया भाई, इसको तो आपको टाटा बाय बोलना पड़ेगा, ये एक मैंडेट बन गया है, ठीक है। इन एडिशन टू द सर्कमस्टांसेस जो कि रेफर करेंगे सेक्शन 13 और 14 के अंदर, द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट, ठीक है जी। मैंडेट क्या आएगा, जिसके द्वारा टर्मिनेट हो जाएगा आर्बिट्रेट, कब, जहां पर विड्रॉ, जब वो विड्रॉ कर देता है अपने ऑफिस से किसी भी रीजन को लेकर, बाय और परसुएंट टू द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी, ऐसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है ना। वो एग्रीमेंट की मियाद खत्म हो गई है, ठीक है, तो मैंडेट आ गया एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट क्या है कि भैया 6 महीने के लिए रहेगा तू आर्बिट्रेटर, अगर तू 6 महीने के अंदर अंदर निपटा पाएगा तो ठीक है, लेकिन 6 महीने से अगर ज्यादा प्रोसीडिंग खींचेगी तो दूसरा आर्बिट्रेटर आएगा, तो ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। इट इज अ मैंडेट, है ना। मैंडेट का क्या मतलब होता है, आदेश, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है, तो जो पार्टी हारती है तो वो एक कॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देती है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, इट इज ए पब्लिक मैंडेट, ईदर यू आर हैप्पी और नॉट, यू आर सपोज टू एडमिट इट,
आपको मानना पड़ेगा ये जनादेश है। ठीक हो गया, सिंपल, इसको मैंडेट बोल देते हैं। जहां पर वेयर द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर टर्मिनेट सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड अकॉर्डिंगली टू द रूल्स दैट वर एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है जी, छोड़ दो इसको, जाने दो आगे। चैप्टर 4 पे आ जाओ, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। ज्यूरिसडिक्शन बता रहे हैं भैया चैप्टर 4 के अंदर। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल ऑफ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, अंडरलाइन करो, rule on its own jurisdiction, including ruling on any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement and for that purpose। और तो और इसके पास jurisdiction में इवन ऑब्जेक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है ना, कोई एग्रीमेंट था जिसके थ्रू आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है, अब इस एग्रीमेंट के अंदर कोई फ्लॉ बैक है या फिर फॉल बैक है, कुछ दिक्कत है इस एग्रीमेंट के अंदर, इसको भी आर्बिट्रेटर डिसाइड कर रहा है, इसको कमाल की बात है। सही, ठीक हो गया, कितना शानदार जुडिक्शन। एंड फॉर दैट पर्पस, और वो काम करने के लिए एक आर्बिट्रेटर क्लोज, आर्बिट्रेशन का जो क्लोज है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, उसको एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म मान लिया जाएगा, उसके ऊपर काम कर लेगा। एक डिसीजन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट के कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वॉइड है, शैल नॉट एंटेल इप्सो जूर द इनवैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लोज। ठीक है जी, और इससे ऑटोमेटिकली इप्सो जूर यानी ऑटोमेटिकली जो है वैलिडिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता आर्बिट्रेशन क्लोज की। कोई कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और आपके बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई वॉइड है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के वाइड या एग्रीमेंट के वाइड होने से कि आर्बिट्रेटर में जाएगा या नहीं जाएगा उसके ऊपर थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। ये कौन फैसला कर रहा है, ये आर्बिट्रेटर साहब खुद ही फैसला कर रहे हैं। ठीक हो गया। एक प्ली क्या दैट के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है डज नॉट हैव जुडिक्शन, कि इसके पास जुडिक्शन नहीं है, शैल बी रेज्ड, अंडरलाइन करो, शैल को बॉक्स कर लो, शैल बी रेज्ड नॉट लेटर देन, नोट को दोबारा से बॉक्स करो, नॉट लेटर देन दी सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस। यस, डब्ल्यूएस के बाद नहीं होगा, अगर ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना है तो थ्रू डब्ल्यूएस ही उठाना पड़ेगा। However, यद्यपि एक पार्टी शैल नॉट बी प्रिक्लूडेड, एक पार्टी को प्रिक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब बाहर नहीं निकाला जाएगा, फ्रॉम रेजिंग सच ए प्ली, ये जुडिक्शन वाली प्ली उठाने से रोका नहीं जाएगा, मियरली बिकॉज, सिर्फ इस कारण से, दैट ही हैज अपॉइंटेड, कि वो अपॉइंट हो गया है, और पार्टिसिपेटेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है जी, उसने पार्टिसिपेशन कर दिया है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की जो भी प्रोसेस थी। ठीक है जी, इस कारण से उससे हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे जुडिक्शन वाली, कोई बात नहीं, उससे भी लेंगे। ठीक है ना, अरे भैया तूने तो अपॉइंट करवाया था, अब तू बोल रहा है इसके जुडिक्शन नहीं है, नहीं तेरे से एप्लीकेशन नहीं लेंगे। कैसे नहीं लेगा भाई, लिखा हुआ है सेक्शन 16 के 2। ठीक हो गया। एक प्ली कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज एक्सीडिंग द स्कोप ऑफ इट्स अथॉरिटी, के अरे ये तो आर्बिट्रेटर बनाया था, ये तो अपने यार उसने अपनी सीट से उछलने लग गया है। ठीक है जी, जैसे कि हम ये एग्जांपल जो है हम हिंदू मैरिज एक्ट में करेंगे बेसिकली। ठीक है ना, बस आपको वैसे बता देते हैं। होता क्या है, ये एक केस लो है, होता क्या है कि एक वकील साहब को अपॉइंट कर लिया जाता है एज एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, सिंपल। और वो क्या करते हैं, टर्म्स और कंडीशन लिख रहे हैं बेसिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में सेटलमेंट। ठीक है जी, लेकिन बाबूजी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, बाबूजी मतलब वकील साहब। ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में जो सीनियर एडवोकेट रहते हैं उनको बाबूजी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कई बार जाता हूँ तो मैं भी सीनियर होता हूँ। ठीक है ना, तो बड़ा बुरा तो बहुत लगता है। ठीक है ना, लेकिन बच्चे बोलते बाबूजी आप आगे आ गए बेटा। तो अब वो बाबूजी थोड़ा सा इमोशनल हो गए, वो क्या कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं। देखो जी, आप लेट नाइट को पार्टी करते हो, दिस इज नॉट गुड। ठीक है जी, डू यू कंज्यूम अल्कोहल, नो। अरे अपना काम कर, सेटलमेंट की बोली। ठीक है जी, ये फैसले में सुना क्या कर रहा है अभी वो जो भी उसको अथॉरिटी मिली हुई है उसको जंप कर गया वो। ठीक है जी,
एक ने तो एक कागज के ऊपर डिसाइड करे, जो हम केस लो करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो कस्टमरी डाइवोर्स होता है उसके पॉइंट के ऊपर करेंगे। क्या आर्बिट्रेटर करा सकता है, कस्टमरी डाइवोर्स करा सकता है। ठीक है जी, एक आदमी ने आर्बिट्रेटर बन के, ठीक है जी, एक कोरे कागज के ऊपर साइन करो और डिक्लेयर कर दिया, अरे मैं डिक्लेयर करता हूँ यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम नाउ। ठीक है ना, हाँ यहाँ अपने लोकल एरिया में, वो भी लोकल केस है जो मैं कराऊंगा, यहाँ बहुत होते हैं। ठीक हो गया। तो क्या कर रहा है बेसिकली, वो एक्सीड कर दिया उसने अपने स्कोप को, जो भी उसकी अथॉरिटी है, शेल बी रेज्ड एज सून एज द मैटर alleged टू बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटीज रेज्ड ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। ठीक है जी, आर्बिट्रेशन की जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसी समय, किसी भी समय बोल सकते हो आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर बाबू जी आप भी हद कर रहे हो, आप जस्टिस पाक के, आप आर्बिट्रेटर ही बने रहो, जज क्यों बन रहे हो आप। ठीक है ना, नहीं मैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन कराऊंगा, तू हॉस्टाइल कैसे हो गया। आर्बिट्रेटर साहब बी एन आर्बिट्रेटर होंगे। ठीक है ना, ये एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस, ये आपकी विषय वस्तु नहीं है। आप जल्दी से फैसला कीजिए, ओनली आर्बिट्रेशन कीजिए और अपनी रिपोर्ट बनाइए, अवार्ड बनाइए। हमको देखना है हमको क्या करना है, हमको इस अवार्ड को मानना है या फिर कोर्ट में जाके चैलेंज करना है, वो पार्टी को देखना है। ठीक है ना। अगर वैसे बताऊं, जैसे प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर्स की बताऊं, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे एम्पायर होता है ना क्रिकेट के अंदर। ठीक है जी, आउट है तो आउट, उसको समझ में आ रहा है तो, नहीं आउट तो नहीं आउट। ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मैकेनिक या रोबोटिक्स बन के बैठा रहता हूँ। सिंपल है हिसाब किताब। वो नहीं इंटरेस्ट लेता है किसी भी पार्टी के अंदर। हाँ, कोई पार्टी अगर ज्यादा उछलने की कोशिश कर रही है वो बोल जरूर देता है। ठीक है ना। जनरली आर्बिट्रेटर्स के जो चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर ही जाके उसमें आर्बिट्रेशन में हिस्सा लेना पड़ता है। ठीक है जी, चलो आगे। नंबर 4, the arbitral tribunal may in either of the cases refer to in subsection 2 or subsection 3 admit a later plea if it considers the delay justified। बिल्कुल सही बात है जी। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है में ईदर ऑफ द केसेस, किसी भी केस के अंदर जो कि रेफर किया गया सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 जो ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है जी, एडमिट कर सकता है कोई भी प्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो डिलेड है। यार आपने पहले क्यों नहीं बताई कि मैं उछल रहा था, मैंने एक्सीड कर दिया अपनी पावर। कोई बात नहीं, फिर भी मैं एडमिट कर देता हूँ आपकी इस प्ली को। ठीक है जी, सही, सिंपल। चलो आगे आगे। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड ऑन ए प्ली रेफर टू इन सबसेक्शन, दोबारा से कर रहा हूँ क्या, हाँ चलो, एंड वेयर, जहां पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टेक्स अ डिसीजन रिजेक्टिंग द प्ली कंटिन्यू विद द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड मेक एन आर्बिट्रल अवॉर्ड। यस बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एप्लीकेशन सारी की सारी ऑब्जेक्शन वाली, ये उसके सामने लग रही है, लेट से एप्लीकेशन लगी और उसने मना कर दिया, नहीं मैंने तो भैया अपनी पावर से एक्सीड किया नहीं, मैं डिसमिस कर रहा हूँ तेरी एप्लीकेशन, चल मेरा भैया आगे आ जा, अपना केस डिसाइड करो जा। ठीक है जी। नंबर 6, द पार्टी एग्रीड बाय सच एन आर्बिट्रल अवार्ड मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच एन आर्बिट्रल अवार्ड इन कनेक्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 34। सेक्शन 34 के हिसाब से देख लेंगे। चलो जी, 17 में दोबारा से इंटरिम मेजर्स आ गए, ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सीधा वही आ गया, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्जियन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉर इंटरिम मेजर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, प्रिजर्वेशन इंटरिम कस्टडी, सारा सब कुछ सेम है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, बट स्टार लगाओ सेक्शन पे, ये आपको जरूर देखना, याद होना चाहिए 17 में आपको। चैप्टर 5 पे आ जाओ। ठीक है ना, एक बार दिखाओ जरा, एक बार कविता जी बेरक देने को पास कर। कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, बहुत मिसलेनियस मिसलेनियस है, जो इसको, जो अपने को करना है, जिसको हम कल निपटाएंगे। ठीक है जी, इसके अंदर निशान लगा लो जरा, जो अपने को देखना है। 19 ओनली हेडिंग ओ एच कर लेना, ओनली हेडिंग करनी है 19 में। 20 पढ़ना है अपने को, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। 21 ओनली हेडिंग, लैंग्वेज अपने को पढ़ना है। सेक्शन 22 पढ़ना है अपने को, ये इसके अंदर स्क्रीन में देख लो, लैंग्वेज पढ़ना है अपने को। स्टेटमेंट एंड क्लेम ऑफ डिफेंस छोड़ दो, हियरिंग एंड रिटर्न रिटर्न प्रोसीडिंग्स छोड़ दो, कुछ की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट ऑफ ए पार्टी पढ़ेंगे 25 को। एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट ओनली हेडिंग, चैप्टर 6 सेटलमेंट 30 ओनली हेडिंग करो, सेक्शन 30 पढ़ना है अपने को।
32 ओनली हेडिंग। 33 पढ़ना आपने को। ठीक है जी। चैप्टर 7 34 पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है भैया। एक ही है चैप्टर 7 के अंदर, एक ही सेक्शन है। देख लो जरा दर्शन कर लो इसे। रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। ये जो आज आपको होमवर्क बताया है, ठीक है जी, ये कल काम आएगा आपको। ठीक है जी। और ध्यान रखो कल इस एक्ट को खत्म करवा देंगे। सीधा आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 8 पे। ठीक है 35 पढ़ लो। एनफोर्समेंट ओनली हेडिंग। 37 ओनली हेडिंग। बस खत्म फिर। चैप्टर 10 में से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक हो गया, सिंपल। कल ये सारा बेरेट आपका खत्म हो जाएगा। सही। इसके बाद कौन सा करना है? आईटी एक्ट। बोलो। एक ही दिन का है। आईटी एक्ट बेसिकली अपने को क्या है, देखो एक दिन उसमें डेफिनेशन बहुत है, काफी सारी डेफिनेशन है और उसके अंदर, चलो एक बार डिस्कस मैं आपको दिखाई देता हूँ। सही, आओ जरा एक बार जितना अभी हमने किया है एक बार याद कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या किया है। कंटेंट्स में निकालो। सिंपल। सेक्शन 7 से शुरू शुरू करके हमने कहां तक किया ये? सेक्शन 7 से लेकर, नहीं नहीं, 17 तक किया हमने। ठीक है ना। कल चैप्टर 5 से शुरू करेंगे ना। ठीक है ना, 7 से 17। सही है, 10 सेक्शन है। देखो जी, सबसे पहले तो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है। साथ के अंदर हम साथ साथ हैं, कैसे? हम एग्रीमेंट से साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे कैसे? लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन करेंगे। ठीक है ना, सिंपल। चलो, एग्रीमेंट में क्या होगा? 8 पावर टू रेफर पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन, जहां पर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यस, एग्रीमेंट से क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन को पावर सौंप देंगे। ठीक है जी। आर्बिट्रेटर सेक्शन 9 में एंटरिम मेजर्स फॉलो कर लेगा। 9 में याद हो गया चैप्टर 2। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। देखो सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब वो कई बार वो डिस्कस होता है कि भाई नदियां खराब हो रही हैं, नदियां सूख गई हैं, नदियों में कचरा हो गया है, अब नदियां साफ करनी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेंगी। देखो भाई, नदी में कुछ भी करो, सबसे पहले नदी में पानी होना चाहिए। ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात भाई। आर्बिट्रेटर हो जाएगा, आर्बिट्रेशन हो जाएगा, अवार्ड आ जाएंगे, कंपनसेशन हो जाएगा। ठीक है जी, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, शांति व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है जी। सबसे पहले आपको नंबर डिसाइड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 10 के अंदर, है ना। दुनिया में 2 ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 10 से ऑब्सेस्ड है। पता किसी को? अब तो 3 है फिर। इस 10 नंबर से ऑब्सेस्ड है। ये 10 नंबर का जो है ना ऑब्सेशन, ये इंडियंस ने शुरू किया है। तेंदुलकर की जर्सी, सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर होता है उसको। इसके बाद विराट कोहली, और अभी मैसी का है, फुटबॉल के अंदर भी पहुंच गया है 10 नंबर। ठीक है ना, जिसकी जर्सी का नंबर 10 होता है ना, वो अच्छे नंबर बनाते हैं। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। 10 हो सकते हैं क्या आर्बिट्रेटर? बताओ। शाबाश, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सेक्शन में इवन नंबर है। ठीक है ना, 11 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 9 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे? 10 नंबरी। ठीक है जी, 10 नंबर में क्या क्या कर रहे हैं? आर्बिट्रेटर का नंबर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, नंबर डिसाइड होने के बाद अपॉइंटमेंट हो जाएगी आर्बिट्रेटर की 11 के अंदर। ठीक है जी, सिंपल। 11A पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड, ये शेड्यूल वगैरह भी देख लेते हैं, आज ही देख लेंगे इसको ना। चलो, फिर देखो सीधी सिंपल सी बात है। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, सारा का सारा मजमा जम गया। अब क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे, पो बारा कर देंगे आर्बिट्रेटर की। ठीक है ना। महाभारत देखिए, है शकुनी बोलता है हाँ भांजे कितना। ठीक है ना। अब वो बोलेगा मामा श्री 12,
पोबारा, पोबारा का मतलब होता है लाभ होना, ऐसा अनएक्सपेक्टेड लाभ आज प्राप्त होना, उसको पोबारा बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे भैया, पॉइंट टू पॉइंट करवा लेते हैं, मान गया ठीक है ना, तो हटवा देंगे, चैलेंज करवा देंगे, ठीक है ना। 12 के अंदर ग्राउंड आ जाएंगे किसके, चैलेंज के। प्रोसीजर 13 के अंदर है, ठीक है जी। फिर फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी, यानी टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का ही काम चल रहा है, सारा सारा टर्मिनेशन कर रहे हैं, और कैसे, मैंडेट के हिसाब से 15 के अंदर, ठीक है जी। 16 में क्या है, कंपिटेंसी किसकी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात आ गई, उसकी बात आ चुकी है, ठीक है ना। 17 के अंदर एंटरिम मेजर्स, एंटरिम ऑर्डर्स की बात आ गई, ठीक है जी। याद हो गया, यस याद हो गया। ध्यान रखना, कभी भी लिस्ट में याद करने हो तो सबसे पहला सेक्शन और सबसे लास्ट का सेक्शन, सबसे पहला 7, हम 7 क्या, एग्रीमेंट। 17 एंटरिम ऑर्डर्स बनाएगा वो, सीधी सिंपल सी बात है। बीच बीच में आप कौन कौन सा बनाओगे, 7 के बाद 9 बनाओगे, बेंचमार्क। सेक्शन 7 के बाद 9 याद होना चाहिए, ठीक है ना, वरना एक स्टोरी बना रखी, स्टोरी से तो याद हो ही जाएगा। 7 के अंदर एग्रीमेंट बना रहे हैं, एग्रीमेंट करने के बाद पावर ट्रांसफर कर देंगे किसको, आर्बिट्रेटर को, ठीक है ना, कि तू बैठ के डिसाइड कर, ठीक है जी। और वो क्या करेगा, एंटरिम ऑर्डर्स भी करने लग जाएगा सेक्शन 9 के अंदर। 10 के अंदर नंबर आ जाएगा, 11 के अंदर अपॉइंटमेंट कर देंगे आर्बिट्रेटर की, ठीक है जी, पावर दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है जी। 12 के अंदर चैलेंज कर दिया है उनकी आर्बिट्रेशन, सॉरी उनकी अपॉइंटमेंट को, ठीक है जी। और उसका प्रोसीजर 13 के अंदर है, ठीक है जी। अरे ये किसका है, ये तो 13 है भाई आर्बिट्रेटर, ना भाई हमारा नहीं है, 13 है, ठीक है ना, सीधा सिंपल। 13 से याद करना, मेरा नहीं है भैया, 13 है, चैलेंज कर देंगे प्रोसीजर को, ठीक है जी। कैसे, 14 के अंदर फेलियर हो चुका है, फेलियर टू एक्ट, सही, लाइसेंस ही रद्द करवाए बैठा हुआ भैया, ठीक है जी। इलेक्शन में तमाशे करता हुआ घूम रहा था। 15 टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर, या तो टर्मिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, 15 में याद रखना, सही। 16 में कंपिटेंसी की बात आ चुकी है, ठीक है जी। 17 के अंदर एंटायरी मेजर्स की बात आ चुकी है, याद हो चुका है, बिल्कुल याद हो चुका है, ठीक है जी। बताओ जरा 17 में क्या है, शाबाश। 16 यस, कंपिटेंसी की बात हुई। 15, 15 में दो चीजें, कविता जी ट्राई करो, 15 में दो चीजें, टर्मिनेट और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। 14 इनफॉर्म, सॉरी इनफॉर्म, परफॉर्म करने में फेल फेल हो चुके हो, ठीक है जी। 13 मेरा नहीं, 13 यस, प्रोसीजर, प्रोसीजर किसका, 13 का प्रोसीजर, ठीक है जी। 12 चैलेंज कर देंगे, ठीक है जी। 11, 11 ए 18 हूँ लाइन में से, हटा दो उसको, 11, 11 ए को, सिंपल 11 अपॉइंटमेंट। 10 में जितने भी नंबर होंगे 11 में उतने अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक हो गया। 9 में इंटेनिंग एप्लीकेशन मेजर्स जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है जी। 8 यस, 7 एग्रीमेंट, ठीक है ना, सिंपल, सही। कल लगभग 1 घंटे में ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, सही। आओ जरा इसके शेड्यूल के दर्शन कर लेते हैं, ये कहां से आ गया सब बस। मेरे भी तो 36 नंबर पे है, मेरे बैरक में 36 नंबर पे है, इस पे देखूं है क्या, बयासी 85 के बाद देखो जरा, अगर मिल जाए तो ये देखो मिल गया। फर्स्ट शेड्यूल, कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। शेड्यूल्स के अंदर देखो फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है जी, छोड़ दो। ये जो आपका यूएनओ का जो कन्वेंशन हुआ है उसके आर्टिकल्स हैं, आपको नहीं देखने बस, ठीक है ना, बस दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज पढ़ रहे हो जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। बेसिकली किसका जिक्र आ रहा है बार बार, शेड्यूल, चलो शेड्यूल 4 ही देख लेते हैं, आर्टिकल फलाना। शेड्यूल 2 क्या है, प्रोटोकॉल है आर्बिट्रेशन क्लोजेस का, शाबाश। शेड्यूल 3 है आपका कन्वेंशन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म, यस, ये कन्वेंशन नहीं देखने आपको। आर्टिकल शेड्यूल 4 ये लो जी भैया, सम इन डिस्प्यूट,
अगर 5 लाख तक का मैटर है तो आर्बिट्रेशन की फीस 45,000। वाह क्या बात है। कितने परसेंट होगी? 10% से कम। 10% माइनस 10% का 10%, या 9% बोल दूं? 9%, ठीक है ना? 50,000 का 9%, 45,000। 5 लाख। 5 लाख से 20,000, 45,000 प्लस 3.5% ऑफ द क्लेम अमाउंट ओवर एंड अबव ₹5 लाख। कमाल है भैया। ठीक है, जरा गिनो। 5 लाख से ऊपर 10 लाख पे, 10 लाख पे 3.5% कितना होगा? 10 लाख पे 35,000 हो गया। तो 45,000 प्लस 35,000, 50, 80,000। सर अगर 5 लाख, अगर ये जो 5 लाख उसके तो सर 45, अगर उससे ज्यादा है तो हाँ, 3.5%। 5 लाख के लिए, 5 लाख तक के लिए तो 45,000 तो मिलेंगे मिलेंगे। अब 5 लाख के ऊपर कितना भी क्लेम किया जाए, इसी कारण से मैंने 10 लाख बोला। तो उस 10 लाख के लिए कितना? 3.55%। और प्लस 45,000। यस, ये किसका है? जो क्लेम किया गया जो अमाउंट। ठीक है जी। भाई साहब 20 लाख से 1 करोड़, भाई साहब 97,500। पता नहीं क्यों ये 2,500 क्यों छोड़ दिए इसके। ठीक है ना? प्लस 3%। बताओ 1 करोड़ का 3%, 3 लाख। 3 लाख हो गए भैया। 1 करोड़ से 10 करोड़, 3,37,500 प्लस 1%। बताओ जी, 10 करोड़ का 1%, 10 लाख। 10 लाख। ठीक हो गया? आगे नहीं बढ़ रहा भैया दिन में। ठीक है ना? ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल। ये ग्राउंड्स हैं। द फॉलोइंग ग्राउंड्स गिव राइज टू द जस्टिफाइबल डाउट्स। ठीक है जी। क्या 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 डाउट के क्या क्या कारण हो सकते हैं डाउट के? कि भैया आर्बिट्रेटर जो है ना वो तो एम्प्लॉय है, कंसल्टेंट है या फिर एडवाइजर है, और हैज एनी अदर पास्ट और प्रेजेंट बिजनेस रिलेशन विद द पार्टी। ये तो पर्सनल एडवाइजर रहा है पार्टी का। यहाँ पे आर्बिट्रेटर बना के बिठा दिया। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है बाबू जी, कुछ तो गड़बड़ है भैया। चलो, ऐसी एग्जांपल्स दी हुए हैं उसके अंदर, और कुछ नहीं है। कॉमन सेंस के एग्जांपल जैसे दूसरा पढ़ दो। द आर्बिट्रेटर करंटली रिप्रेजेंट और एडवाइसेस वन ऑफ द पार्टीज और एन एफिलिएट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। आर्बिट्रेटर है लेकिन साइड बाय साइड एक पार्टी को सलाह मशवरा देता रहता है। ठीक है ना? तीसरा, आर्बिट्रेटर करंटली रिप्रेजेंट्स द लॉयर्स ऑफ द लॉ फर्म। यस, लॉ फर्म के जो लॉयर है उसने तो केस पकड़ा हुआ है आर्बिट्रेशन वाला, और जो लॉ फर्म का मालिक है, ठीक है, यानी मैं जो हूं, मैं क्या करूं? मैं आर्बिट्रेटर बन के बैठा हूं। ऐसे तो ना होता है। ये आर्बिट्रेटर इज ए लॉयर इन द सेम लॉ फर्म। ये मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ, रिश्तेदारी फूफा जी वाला। यस। नहीं तुम्हें? arbitrator has a close family relationship with one of the parties, and in the case of companies with the person in the management and controlling the party. Thus a close family member of the arbitration has a significant financial interest. सही। किसी ने वो देखी ओरिजिनल, वो पुली नंबर 1 ओरिजिनल, ये कौन सा है? ये जो नया है, डेविड धवन का लड़का, कौन है ये? हाँ, वरुण धवन की नहीं कह रहा, गोविंदा की ओरिजिनल। वो देखना कभी। ठीक है जी, लिटरली बहुत एंटरटेनिंग मूवी है। उसमें क्या होता है, शक्ति कपूर होता है, और जो शक्ति कपूर जो होता है वो बेसिकली साला होता है उसका, कादर खान का। कादर खान करिश्मा कपूर का पिताजी होता है। और भाई रेस्ट इज द मूवी है, कुछ फ्रॉड फ्रूड करके ना वो एक कुली के साथ शादी करा देता है, कोई होता है मैरिज ब्रोकर होता है कोई। ठीक है जी। तो वो शक्ति कपूर का रोल बड़ा फनी होता है इसके अंदर। तो सारी मूवी खत्म होने के बाद ना वो बताता है कादर खान को पता लग जाता है भाई कुली के साथ शादी हुई है। तो पूरी मूवी खत्म खत्म होने के बाद तोतला बना होता है उसके अंदर, तो बताता है दी दादी ये तो जो कुली का काम करता होता है। फिर कादर खान उसको थप्पड़ मारता है, कहता है बता रहा है पूरी फिल्म खत्म हो गई। ठीक है। क्लोज फैमिली रिलेशनशिप है, ज्यादा क्लोज करना कोई। ठीक है ना? पति पत्नी बोलते हैं। एक और मूवी आई थी जितेंद्र की, उसके अंदर एक कंपनी की मालकिन होती है,
मीनाक्षी शेषाद्री, वो कंपनी की मालकिन होती है। और एक कंपनी का यूनियन का प्रधान होता है जितेंद्र। उनका आपस में ना वो मतलब बड़ी अजीब सी फिल्म होती है वो ना। साड़ी पहन के तो वो उसकी वाइफ की एक्टिंग करने लग जाती है, फिर वो साड़ी से वो पर्टिकुलर अपने प्रोफेशनल ड्रेस पर आती है, फिर वो बॉस बन जाती है। फिर वो लोगों को मूवी समझ में नहीं आई, तो बाद में फिर एक लाडला या बेटा करके मूवी बनानी पड़ी बॉलीवुड को, तो भाई वो मूवी की इंटरप्रिटेशन वो है। हाँ, वो जितेंद्र की आई थी पहले, लाडला मूवी थी शायद, देखी नहीं होगी, बड़ी बेकार सी मूवी थी वो। ठीक है जी। चलो, रिलेशनशिप ऑफ द आर्बिट्रेटर टू द डिस्प्यूट आगे छोड़ दो, समझ गए ना क्या चीज है ये? चलो, सिक्स्थ शेड्यूल, ये देखो ये फॉर्मेट है। ठीक है ना, आप कैसे बेसिकली चैलेंज कर रहे हो। ये देखो, प्रायर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस विद आर्बिट्रेशंस। ये आर्बिट्रेटर तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, या फिर दूसरी पार्टी की तरफ ही झुका रहता है। सेवन शेड्यूल, आर्बिट्रेटर्स रिलेशनशिप विद द पार्टीज और काउंसिल। ये लो जी, फिर से आ गया, पीछे ही नहीं छोड़ के दे रहा। देखो 12 का 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है सेवन शेड्यूल में, सी सेक्शन 12(5). इसको अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है ना। कल आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्पीड से ये पूरा का पूरा बेरट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट बेरेक्ट आपका आईटी एक्ट करा दूंगा, और तकरीबन 2 दिन का वो है।